बनारस, आगरा, बॉम्बे इन गलियों के बारे में एक अनकंफर्टेबल गलियां जिनको बोलते हैं, क्या वो सच में होती हैं? सच नहीं, बिल्कुल वो खुला है, खुला आसमान है लोगों के लिए कि जहाँ जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह से किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ औरत औरत नहीं है। अगर ऐसे जीबी रोड या इन रोड्स पे जाया जाए तो वहां पे अगर कोई सुंदर लड़की या सुंदर भी क्या कोई अधकड़ उम्र की औरत भी जाए तो उसको उठा लेते हैं, उसको नहीं, गायब कर देते नहीं, नहीं, हैं। देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल झूठ और ये ऐसा मिथक है जिसको फैलाया जाता है कि अगर ऐसा कहा जा रहा है तो बहुत गंदा ही है। क्या जो कोठों पे लड़कियां आती हैं उनकी कोई उम्र तय होती है? नहीं, किस उम्र से ऐसी उम्र की यूं तो वो नवजात बच्ची को ले आओ। अगर कोई बच्ची को ऐसे करके कोठों पे बिठा दिया जाता है या जो भी कर दिया जाता है तो उसके बाद उसके माँ बाप भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्या इसमें भी सच्चाई है? पहली बात तो माँ बाप को पता ही नहीं लगता कहाँ है बच्चा। वो जो कपड़े पहनती हैं जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि बहुत ज्यादा अलग कपड़े होते हैं, इशारे अलग होते हैं, या फिर उन कस्टमर बुलाने के लिए वो गंदे गंदे इशारे करती हैं, क्या वाकई रियल कोठों में भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, ये नहीं होगा तो कैसे आएगा कस्टमर। तो जो कोठों पे आते हैं जो लोग होते हैं, क्या वो हाई क्लास लोग आते नहीं, नहीं, हैं, नहीं, लो उस क्लास? गंदगी में कौन है। नमस्कार, आज शायद ये एपिसोड काफ़ी इमोशनल और काफ़ी सेंसिटिव होने वाला है। अगर आप पिता हो, माता हो, किसी बच्ची की माता पिता हो, या फिर आपके घर में बेटियां हैं, आपकी वाइफ है, तो मुझे लगता है कि ये एपिसोड ज़रूर सुनना चाहिए हर व्यक्ति को कि एक औरत का जहाँ पे हम देवी, लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में पूजते हैं, और वही औरत का और कैसे वो घुट घुट के जीती है, कैसे वो प्रॉब्लम्स फेस करती है। आज मैं जिनको लेके आई हूँ उन्होंने 500 से ज़्यादा औरतों को, लड़कियों को नर्क की ज़िंदगी से निकाला है। जी, आप सब ने उनको देखा होगा, हर पॉडकास्ट में उनको बोलते देखा होगा, लोगों को समझाते देखा होगा। आज उनसे बहुत बहुत डीपली बातें होंगी जो आज तक किसी और पॉडकास्ट में ना हो पाई हों। आज हम वो बातें करेंगे कि कैसे ये कोठे बने, क्यों कोठे पे जाने से लोगों को लगता है कि लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती होनी बंद हो जाएगी, कारण क्या है, कोठे पे जाता कौन है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम खुल के बात करेंगे। शायद ये आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकता है, पर सुननी अनकंफर्टेबल चीज़ें भी ज़रूरी है अगर हमने समाज में, अगर हमने अपने देश का रियल विकास चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शालू गुप्ता और स्वागत करती हूँ अतुल शर्मा जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बेटा बुलाने के लिए। आज आप हर पॉडकास्ट में आ चुकी हो मैक्सिमम, है ना? शायद जितनी बारीकी से आपने लोगों को समझाने की कोशिश की है, शायद जीबी रोड के बारे में अगर मैं घर में भी बोल लूँ, या फिर किसी और जीबी रोड को लगा लो, या फिर कोई और गली, है ना, और गली मोहल्ले कलकत्ते के बारे में, बनारस, आगरा, बॉम्बे इन गलियों के बारे में एक अनकंफर्टेबल गलियाँ जिनको बोलते हैं, क्या वो सच में होती हैं? सच नहीं, बिल्कुल वो खुला है, खुला आसमान है लोगों के लिए कि जहाँ जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह से किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ औरत औरत नहीं है, एक वस्तु है कि जिसका 10 लड़कियाँ अगर खड़ी हैं तो 10 में से वो इतना गंदा घटिया आदमी, और जिसके तन पे शायद वो नहाया ना हो महीनों से, शायद उसने कभी ब्रश ना किया हो, शायद चप्पल उसकी टूटी हुई हो, और वो पसंद करेगा उसमें से दी बेस्ट लड़की को। लड़कियाँ ऐसे खड़ी कर दी जाएंगी कि छांट लो इसमें से जो चीज़, वस्तु की तरह, वस्तु की तरह से। तो और ये सरेआम है, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि कहीं वो बंद कमरे की, नहीं कोई आ गया तो बंद कर दो, इधर कर दो। हाँ तो है, हर किसी का आना जाना सबको पता है, उन बाज़ारों के नाम हैं। मैं अगर अपने शहर से शुरू करूँ तो कपड़े बाज़ार शुरू होता है, दिल्ली जाऊँ तो जीबी रोड है, कलकत्ता में सोनागाछी है, मुंबई में कमाठीपुरा है, फिर आगरा में है बसई, और बनारस में है शिवपुरी, सब जगह है। एक चीज़ जानना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे हमने इन बाज़ारों के नाम लिए, हम मार्केट है जी, लोहा मार्केट, चिन्नी मार्केट, है ना, शास्त्री मार्केट, हम तो ये मार्केटें सुनते हैं और जानते हैं। तो जब जीबी रोड की बात आ जाती है ना, हमारे घरों में आंखें दिखाई जाती है कि बात क्या कर रही है तू, फालतू की बकवास कर रही है, चुप कर। अगर बच्चा बैठा है सामने या बुजुर्ग बैठे हैं तो जीबी रोड को जीबी रोड बोलने से भी झिझका जाता है। कितना सच है इस चीज़ में, क्या होता है वहाँ पे ऐसा? मैं अगर कहूँ तो मेरी तो कोई ये प्री प्लान नहीं था, शुरुआत ही इस बात से है, मेरा घर वहाँ से बहुत पास में है मायका, और इतनी हिदायतें हैं और आज भी हैं, और लोगों को भी जो बच्चे बड़े होते हैं
बाजार से निकलोगे ऊपर नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है। तो ये ऐसा नहीं है कि अब समाज बदल गया, ये एक 35-36 साल का पीरियड, या मैं कहूँ कि ये 50 साल का पीरियड है जो बीता। उस 50 साल में भी कोई बदलाव नहीं है। आज भी लड़कियों को ऐसे ही, लड़कों को भी, सबको कहा जाता है ऊपर मत देखना, सीधे जाओ और सीधा। अगर किसी ने ऐसे देख भी लिया तो दुकानदार रोकेंगे, किसके बच्चे हो, उनके हैं, छोटा शहर है, एक दूसरे को जानते हैं लोग कि उनके हैं, तो अच्छा ठीक है, ऊपर क्यों देख रहे हो, सीधे जाओ बेटा, सीधा सामान लो अपना, अपने घर जाओ। मेन मार्केट होता है यहीं, पुराना बाजार है, तो ज़्यादातर सब दाल मंडी में है, मतलब दाल मंडी इन द सेंस कि जहाँ थोक का व्यापार है हर चीज़ का, घरेलू चीज़ों का, सब जगह। तो जैसे जीबी रोड जाएं तो टिम्बर मार्केट है, विश्व का समझ लीजिए, पूरे हिंदुस्तान का तो है ही है वो, अगर उसे कहें तो इससे बड़ा टिम्बर मार्केट नहीं है कहीं। ओके। तो ये ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे लोगों का अक्सर आवागमन है, अक्सर जाना आना है। बेसिकली अगर मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ ना, वहाँ से बाहर से लोगों को आना जाना है, तब है ना। जैसे हम किसी भी आप मेरठ की बात ही करते हैं, है ना। मेरठ में वो छोटा सा कबाड़ी बाजार जिसको बोलते हैं, है ना, तो उसमें ये इस तरह के काम होते हैं। छोटा सा नहीं है, लगभग 400 कमरे हैं उस जगह पे। तो उस 400 कमरे में मैं एक चीज जानने के लिए, मैं जब से आपकी बातें सुन रही थी, पॉडकास्ट देख रही थी, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मेरठ बहुत बड़ा शहर नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मैं मेरठ कभी गई नहीं हूँ, पर जहाँ तक मेरी जानकारी, तो वो 400 कमरे में क्या मेरठ के लोग आते हैं कि पूरे देश से अलग अलग? नहीं। अभी देखिए, जेंट्री का बदलाव ये हुआ है कि एक ज़माना हुआ करता था जो वहाँ पे महिलाएं थी, अगर मैं भी अपने 35 साल की बात करूँ तो, कि थोड़ा नाच गाना भी था। हर कमरे पे कंपलसरी था कि 2 उस्ताद रखे जाएं, तबला और एक हारमोनियम के लिए, नाचना गाना देखने लोग आते थे। लेकिन एक अभिशाप की तरह से विज्ञान का फैलाव हुआ और हमारे पास सबसे पहले टीवी आया, कुछ मनोरंजन के साधन बदले, वहाँ जाना कम हुआ कुछ लोगों का, एक अलग जेंट्री आती थी वहाँ पे। हालांकि उनको अच्छी नज़रों से कभी नहीं देखा गया। हम बचपन से सुनते आए कि किसी के बारे में बहुत ढकी छुपी बात होती थी और घर में कान में पड़ गई कि अरे वो तो वहाँ जाने लगा, अब तो घर बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बात। अच्छा, पुरुषों के बारे में भी ऐसी बातें की जाती थी? पुरुषों के बारे में की जाती थी आमतौर पर घरों में। लेकिन फिर और ज़्यादा आगे आए, और उससे ज़्यादा आगे आए तो हम आ जाते हैं सीधे सीधे, मतलब टीवी पे अगर आए तो बालाजी पे आ जाती हूँ मैं। अल्ट बालाजी ने जो परोसा, उसके लिए उनको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। पहले वो कसौटी, क्योंकि सास भी कभी बहू परोसती हैं, तो जो औरतें बहुत ज़्यादा दबी कुचली थी, सहमी थी, वो उन्होंने देखा, घरों में नहीं थे, दूसरे के घरों में जाके देखा, तो समझ में आया, चलो भी सास ऐसे कर रही है, बहू ऐसे, एक फैमिली ड्रामे की तरह हमारे अंदर वो ऐसा मीठा जहर भरा कि हर कोई देखने को बाध्य हुआ। जिनके घर नहीं भी थे केबल्स, वो लगाए गए। अभी उन्होंने दूसरा परोसा कसौटी ज़िंदगी की, तो सीधा सीधा हुआ कि एक पति पसंद नहीं आया तो दूसरे के पास चले जाओ, फिर दूसरे से भी अनबन होगी तो वापस पहले क्या जाओ। मुझे हिंदुस्तान भर में एक मर्द ला दो जो हैंड टू माउथ हो, जिसको रोटी खाने को भी ना हो, वो उस पत्नी को दोबारा रखने को तैयार हो जो किसी मर्द के साथ रह आई हो, और वो सालों रह जाती हैं उनके नाटक में। और वही औरतें जो देखने वाली थी वो घर आके गालियाँ भी देती हैं, अरे कितनी ख़राब थी वो प्रेरणा, वो वहाँ चली गई, वो उसके चली, वो तो उसकी अच्छाई है, उसने फिर से रख लिया, और वही अगले दिन फिर देखने जाती थी। ये ऐसा जहर उतार दिया था हमारे अंदर, जो मीठा जहर मैं जिसे कहती हूँ, कि देखना ही देखना, इंतजार था औरतों को। घर के मर्द चले गए काम पे, अब चलो इसे देख के आए, मेरे घर में नहीं है तो उसके घर में, ये देखिए। इसको ना मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूँगी, टीआरपी। हाँ, टीआरपी पैसा कमाने का साधन है ना। आपको एक और सच्चाई बताती हूँ समाज की। मैं पॉडकास्ट करती हूँ, मेरे पॉडकास्ट वही वायरल जाते हैं जहाँ पे ये कंटेंट है, जहाँ पे ये कंटेंट की बात नहीं है। मैंने इतने धार्मिक पॉडकास्ट कर लिए हैं, मैंने ब्रह्म कुमारियों के कर लिए हैं, मैंने कम से कम 80 डॉक्टरों के पॉडकास्ट कर लिए हैं, मैंने कोई समाज सेवा नहीं छोड़ी, मैंने एक ऐसे डॉक्टरों के, ऐसे लोगों के पॉडकास्ट किए हैं जो फ्री में सेवा कर रहे हैं, फ्री में आपका इलाज कर रहे हैं, फ्री में आप वो किसी को कुछ नहीं सुनना सिर्फ यही है। हाँ, सुनना, सॉरी टू से, ये कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो मैं रोज कहती हूँ कि मैं इतने अच्छे पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैंने 250 रुपये कमाने तक के व्यक्ति का पॉडकास्ट कर दिया, पर सुनना ही नहीं चाहता कोई। नहीं, कोई नहीं सुना, उसको देखना नहीं चाहता, उसमें 4 व्यू 5 व्यू, अगर आप आज हमारा भी है, ये लाखों में जाएगा। हाँ, देखिए, ये मेरा इस तरह, अगर ये वायरल को अगर इसे बात करें तो चूंकि ये लोगों ने कभी सुना नहीं था। हाँ, ये चीजें नहीं सुनी, ये भी होता था, और ये नहीं सुना था कि अंदर क्या होता। उनको खराब औरतें आज तक कहा जा रहा था। मुझे सख्त एतराज़ है। हर इंसान इस दुनिया का, चाहे वो मर्डरर है, हाँ, चाहे वो
गलत काम करता है किसी बच्ची के साथ, किसी बाहर वाले के साथ, ठीक है, चाहे वो सास ससुर भाई बहन, चाहे बेचने वाले खरीदने वाले, कोई भी इस दुनिया का इंसान है, बुरे से बुरा इंसान है, उसके अंदर भी इमोशंस होते हैं, उसके अंदर भी दर्द होता है, उसके अंदर भी पेन होती है। फिर उन औरतों के अंदर क्यों नहीं होगी? नहीं, पहली बात तो ये है कि देखिए वो अपनी मर्जी से तो वहाँ नहीं है, नहीं, वो तो कोई ऐसा नर पिशाच उनके जीवन में आया कि जो उनको यहाँ धकेल के चला गया। अब वो फिर क्यों ना करेंगी, वो किस पे भरोसा करें? उसी समाज का जिससे वो प्यार करती थी, या कोई उसके घर का, कोई पड़ोस का, कोई उसका अपना जानने वाला, इवन यहाँ तक पति भाई, तो फिर वो पिता किस पे भरोसा करेंगी? किसी पे किस पे भरोसा करेंगी कि हम क्यों, और फिर वो क्यों ना दें वही समाज को लौटा के? जब कोई बेटी उनके पास आती है तो वो उसे खरीदती हैं, क्यों ना खरीदें? कौन उनके लिए है? कोई उनको रोटी दे रहा है? सच्चा ये कि लड़कियां खरीदी जाती हैं। अरे तो खरीदी नहीं जाएंगी तो बिजनेस कैसे चलेगा? ये तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा। अगर इस समाज की डिमांड ना हो, ये कुत्सित डिमांड ना हो, तो वहाँ सप्लाई क्यों? वो तो साफ है कि हमारी तो दुकान है। बहुत सुंदर बात बोल दी आज आपने, मेरे मन की बात बोल दी, डिमांड एंड सप्लाई। जब लड़कियां आजकल इतने निर्वस्त्र होकर वो कर रही हैं, मैं भी मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, बहुत करो मॉडर्न, पर मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नंगे हो जाओ, है ना, तो वो उन पे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। आप कोई अकल की बात बता रहे हो, आप कोई समझदारी वाली बात बता रहे हो, तो उस पर व्यूज नहीं। इट मीन्स लोगों को देखना तो वही है ना, सुनना तो वही है, लोगों को दोष भी देना है, वहाँ कमेंटों में गालियां भी देनी है। इसमें शालू एक थोड़ा सा ये बताऊंगी आपको कि बहुत पहले जब ये सब चीज़ें बहुत नहीं थी, जो हेलन जी हैं अदाकारा, उनका एक इंटरव्यू हुआ कहीं, और रेडियो पे कहीं शाया हो रहा था, रेडियो पे कह रही, मैं टीवी पे नहीं कह रही हूँ, तो मैंने वो सुना, थोड़ी उम्र की मैं बात कर रही हूँ। तो वो ये कह रही थी कि देखिए मैंने वो जो एंकर थी जो भी, उन्होंने पूछा कि आप ऐसे कपड़े पहनती हैं, अक्सर उनके डांस रहे जो बिकिनी में रहे और इस तरह के रहे, तो लेकिन कहीं भी कभी आप अश्लील नहीं लगी, है ना, आप में अश्लीलता नहीं है, आपके बारे में लोगों ने चर्चा नहीं की। जैसे आज अगर आप लियोनी की करते हैं या और भी है, मैं नाम क्या लूँ उनके, तो उन्होंने एक बात ये कही कि देखिए मेरे कपड़े वो अश्लील हो सकते हैं, मगर उससे कहीं ज़्यादा आपकी नज़रें अश्लील हैं। मैं तब लगूंगी अश्लील जब मैं होठ दबा के बात करूंगी, मेरी आंखों के इशारे इतने गंदे होंगे कि जो आप उस वक्त मेरे कपड़े देखना भूल जाएंगे, आप मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखेंगे। आपने मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखे कि उनमें कोई भद्दापन नहीं था, इसलिए मैं भद्दी नहीं लगी, और ये बात बिल्कुल सच है। एक चीज़ जानना चाहूँगी, मैंने तो मूवीज़ में देखा है ये सब कुछ, मैंने क्या पूरी भारत की जनता ने मूवीज़ में देखा है कि अगर ऐसे जीवी रोड या इन रोड्स पे जाया जाए तो वहाँ पे अगर कोई सुंदर लड़की, या सुंदर भी क्या, कोई अधकड़ उम्र की औरत भी जाए तो उसको उठा लेते हैं, उसको गायब कर देते हैं। देखिए ये बिल्कुल झूठ, और ये ऐसा मिथक है जिसको फैलाया जाता है कि अगर ऐसा कहा जा रहा है तो बहुत गंदा ही है। देखिए वो क्यों करेंगे ऐसे सरेआम, उन पर अपहरण के मुकदमे नहीं लग जाएंगे? ट्रैफिकिंग का तो बिल्कुल एक अलग स्वरूप है, उसमें देखिए कई तरह से आपकी गरीबी भुनाई जा सकती है, आपकी इमोशंस को भुनाया जा सकता है, और हर चीज़ की उम्र है। आप 20-25 साल के हो गए और घर में रोटी भी नहीं है, तो आपको मन करता है कि मैं शाम की भी रोटी खा लूँ, सुबह की मिल गई अगर तो कुछ काम करूँ, झाड़ू पोछे में इतना पैसा नहीं मिल रहा है, या मेरे आसपास काम नहीं है, तब ऐसे में कोई सक्रिय दलाल होता है जो उनका ही जानने वाला, और वो कहेगा कि दिल्ली में बहुत काम है, दिल्ली है केवल फोकस और कुछ नहीं, दिल्ली में बहुत काम है, घर में रखे जाओगे, अगर नेपाल से ला रहे हैं, घर में रखे जाओगे, पूरा टाइम रहोगे, एसी है, हर चीज़ है, खाने पीने की मौज है, और तनख्वाह जाएगी यहाँ तुम्हारे माँ बाप को। माँ बाप बेचारे बिना कुछ सोचे समझे बच्चियों को भेज देते हैं, और फिर उनकी मंजिल कहाँ होती है ये किसी को पता नहीं। और वाकई क्या माँ बाप को बाद में पैसे भेजे जाते हैं? नहीं, वो एक मुश्त दिए जाते हैं उसी समय कि अभी तो ये रख लो एडवांस में, और फिर भेजते रहेंगे, फिर कभी नहीं। उनको तो जगह भेजे जाएंगे तो जगह नहीं पता लग जाएगी उन्हें कि कहाँ है बच्ची, वो ट्रेस करने की कोशिश तो करेंगे, ढूंढने की कोशिश तो करेंगे, तो वो नहीं है फिर। या फिर दूसरा है कि जब हमारे हार्मोन सक्रिय होते हैं किसी भी लड़का या लड़की के, ये 15 से 18 के बीच की एक बात है, बहुत सक्रिय होते हैं, बहुत विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण भी होता है, इन्फेचुएशन होता है वो एक्चुअल में, वो कोई प्यार तो होता नहीं। ऐसे में इनके एक बहुत जिम विम करके और बॉडी बना के लड़के होते हैं जो बना के रखे, वो एक बाइक रखेंगे, बाइक मैं 2 व्हीलर कह रही हूँ, 4 व्हीलर नहीं, और वो स्कूल के इर्द गिर्द, कॉलेज के इर्द गिर्द घुमाएंगे। कोई लड़की फंस गई तो ठीक है, अच्छा लग गया लड़का, वो उसे सालों घुमाएगा, रेस्टोरेंट भी ले जाएगा, लॉन्ग ड्राइव पे भी ले जाएगा, घुमाएगा खूब, लेकिन टच भी नहीं करेगा। ये उसका ट्रस्ट बिल्ड करने की बात है। और जब लड़की भरोसे में आ जाएगी तो फिर उसे कहेगा चलो शादी करते हैं,
बेवकूफ़ लड़की नहीं समझ पाती कि तेरे माँ बाप से, तू उनके हाड़ मास से पैदा है, वो तो तुझसे उससे ज़्यादा हितैषी कोई है ही नहीं। एक बार जाके बता दे कि मैं किसी से प्यार करती हूँ। और अब तो थोड़ा ज़माना बदल भी रहा है, और नहीं भी बदल रहा है तब भी बात पे अपने अड़े रहो कि ठीक है मैं शादी करूँगी इससे, मैं और कहीं नहीं करूँगी। लड़के को कहो कि मेरे माँ बाप से मिल, अगर अच्छा लड़का होगा तो 100% मिलेगा। उनकी शर्तें भी मानेगा कि मैं पहले कमाऊँगा, कैरियर बनाऊँगा, फिर शादी करूँगा, शर्त ये। और नहीं होगा तो उसको कहेगा नहीं पहले भाग के कहीं शादी कर लेते हैं, फिर आके मनाएंगे। मान जाते हैं सबके माँ बाप फिर, ये वो कहेगा। और वो भागने का अंत कहाँ होता है? अभी मैंने एक दिल्ली की लड़की जीबी रोड से, वहाँ सोनागाछी से निकाली। इसकी थोड़ी सी मुझे बात पूरी डिटेल में बताओगे आप? बच्ची ऐसे 8th क्लास में पढ़ रही थी, तो स्वाभाविक है कि 15, 16, 17 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, नाबालिग बच्ची। और उसको 1 साल हो गया, उसको कोई ऐसी लड़के ने घुमाया होगा, और 1 साल सोनागाछी में हो गया। और अच्छा भी, आप सबको मैं धन्यवाद करती हूँ पॉडकास्टर्स को, और इसीलिए किसी को मैं मना भी नहीं करती, चाहे मैं उस समय ना दे सकूँ, फिर कभी दे दूँ, कि बात दूर तक जाए। उस बच्ची ने स्क्रॉल करते हुए कोई रील सामने आई, अक्सर आजकल आ भी रही हैं, और उसने देखा कि मैं शायद इस तरह के बच्चों की मदद कर रही हूँ। तो वो क्या किया उसने कि मुझे एक दिन एक मैसेज आया कि क्या आप मेरी मदद करेंगी? तो मैंने पलट के कहा हाँ। तो उसने कहा कि आप कभी इस पर फ़ोन मत करना, मुझे मैसेज भी मत करना, मैं ही आपसे संपर्क करूँगी। बात आई गई होगी, मैंने कोशिश भी नहीं की कि जो भी होगी करेगी। फिर उसका मुझे फ़ोन आया, ये भी 2-3 महीने पुरानी बात है। फिर उसका मुझे एक दिन फ़ोन आता, सेम टाइम पे आता, 4 बजे शाम के, कि मैं सोनागाछी में हूँ, मुझे बचा लो आप। तो मैंने कहा मैं कैसे मानूँ कि तुम हो वहाँ, ये ट्रैप नहीं है? बोले मैं तो आप पे बड़ी उम्मीद करके कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपके पॉडकास्ट देखे। मैंने कहा तुमने कैसे देखे? तुम अगर सोनागाछी में हो तो वहाँ तो मोबाइल कहीं भी अलाउ नहीं है। मेरी इतना छोटा सा बाज़ार है, कबाड़ी बाज़ार, उसमें नहीं अलाउ, तो सोनागाछी में कैसे है? बोले नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है कि एक टाइम के बाद, मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे, एक टाइम के बाद हमको ये ना इसमें आउटगोइंग है ना इनकमिंग है, केवल ये मैसेजिंग का है। तो हम मैसेज भी इनको उम्मीद नहीं है, हम किसको करेंगे? तो ये स्क्रॉल करने के लिए देते हैं, हम रील्स देख लें, अच्छा लगे, थोड़ा हमारा माइंड और फ्रेश हो जाए, और हमारे ऊपर नज़र रहती है क्योंकि इससे बात, इसलिए मैं केवल आपको हल्का हल्का मैसेज करके छोड़ती हूँ। टुकड़े टुकड़ों में उसने मुझे ये बात करती रही। तो मैंने कहा मुझे विश्वास दिलाओ। मैंने एक फ़ोन बंद कर दिया। उसने मुझे अगले दिन अपना एक आधार कार्ड, अपनी 2-3 फ़ोटोज़ मुझे भेजी। मैंने कहा ये भी मैं क्यों मानूँ? हाँ, किसी और की भी हो सकती है। नहीं, तुम्हारी भी अगर हैं तो तुम्हारे घर से हो सकती हैं, सोनागाछी में क्यों मानूँ? मुझे वहाँ का कोई फ़ोटो दो। तो उसने सोनागाछी की 2-3 जगह पे खुद खड़ी हुई सेल्फी ली। कैसे ली, ये जान हथेली पे लेके, वो जानती है कैसे ली, या किसी को विश्वास में लिया, जो भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता। तो अब मुझे जब यकीन हो गया तो मैंने कहा बेटा अच्छे लोग हैं अभी दुनिया में, तो हमारे साथ जीआरपी और सीआरपीएफ के लोग हमेशा, अगर हमने कभी भी कहा तो तैयार रहते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये बात ध्यान रखना, आप ट्रैफिकिंग होती है ट्रेन्स के ज़रिए। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि कोई आपसे पूछता नहीं कौन बैठा है कौन उठा। जनरल ट्रेन में बैठ गए, कोई पूछता नहीं, एक दूसरे से भीड़ भाड़ है, या आप ऐसी में भी बैठ गए तो कोई नहीं पूछता कौन किसकी में बैठा है। तो मैंने कहा मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर एक लड़की को निकालना है, आने में और जाने में बहुत समय लग जाएगा। बोले आपको आने की ज़रूरत नहीं है, बस लड़की को इतना तैयार करो कि वो किसी तरह स्टेशन आ जाए। हावड़ा बड़ा स्टेशन है, हज़ारों कैमरे हैं। हमने कहा जी जब वो बात करेगी हम कर तो नहीं सकते, जैसी बात करेगी आपको सूचना देंगे। उन्होंने फिर मुझसे बात की, तो लड़की ने, उन्होंने कहा कि मैं कल सुबह 4 बजे निकल सकती हूँ, सुबह 4 बजे। मैंने कहा डन। अभी तो मतलब मैं कभी कभी घबरा जाती हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं हूँ नहीं वहाँ और बच्ची किसी खतरे में ना पड़ जाए। मैं बराबर उनको फ़ोन करती रही। मैंने कहा सर कैसे होगा? तो उनका आप निश्चिंत रहो, आप समझो कि आप यहाँ बैठी हैं, मैंने सारे कैमरे ऑन करा रखे हैं, जैसे ही बच्ची आएगी मैं उसको देख लूँगा, और किसी को नहीं बताऊँगा कि क्यों कैमरे तो ऑन ही रहते हैं, मैं खुद उन्हें वॉच करूँगा बैठ के, और किसी को पता नहीं लगेगा। ठीक है। 6 बजे उनका मुझे फ़ोन आता है कि बच्ची आ गई है, और अब आप हमें फ़ोन मत करना, हम दिल्ली पहुँच के अपने आप लड़की आपको फ़ोन कर लेगी, सिक्योरिटी पर्पज़ है। कि ठीक है। फिर लड़की ने मुझे 3 दिन बाद लखनऊ से फ़ोन किया कि मैं लखनऊ पहुंच गई हूँ और मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा बेटा कहाँ कलकत्ता, कहाँ लखनऊ कैसे पहुँची? वो तो रूट भी नहीं है। तो उसने कहा वो सब छोड़ो आप, मुझे ये बड़े सिक्योर तरीके से ला रहे हैं, और ये एक भैया का ही फ़ोन है पुलिस वालों का, उनसे मैंने बात की, अब आप इस पर भी फ़ोन मत करना। और सिक्योरली वो तीसरे दिन उतर गई बच्ची। तो
तो एक चीज़ है जो मैंने तो मूवीज़ में देखा है जस्ट, कि अगर कोई बच्ची को ऐसे करके कोठों पे बिठा दिया जाता है, जो भी कर दिया जाता है, तो उसके बाद उसके माँ बाप भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्या इसमें भी सच्चाई कैसे? है? पहली बात तो माँ बाप को पता ही नहीं लगता कहाँ है बच्चा। नहीं, इतना सपोज ढूंढते करो हैं। आप ले जाते हो, कई बार हाँ, ऐसा होता है कभी? नहीं, हम माँ बाप के पास कभी नहीं ले जाते। एक क्योंकि पहला इंसिडेंट इतना ख़राब हुआ था मेरी ज़िंदगी का कि मैं उसको ही घर नहीं दिला सकी, तो वो तो कभी उम्मीद ही नहीं की मैंने कि कोई रखेगा। जो माँ बाप आ जाते हैं, जो भाई आ जाते हैं, उनको तो हैंड ओवर करते नहीं, तो ज़्यादातर बच्चे नारी निकेतन जाते हैं, मुकदमा लिखाया जाता है, नारी निकेतन से उनका पुनर्वास होता है सरकारी कस्टडी में। ओके, फिर उनकी शादियाँ शादियाँ सब होती हैं, सब होती हैं। सब चीज़। तो मैम ये सबके साथ क्यों नहीं हो सकता? कैसे बताइए? कुछ जाना ही नहीं चाहती, उस नरक से निकलना नहीं चाहती ऐसा हैं? कोई नहीं, भरोसा नहीं करना चाहती, भरोसा नहीं होता। कैसे भरोसा हो? मान लो मैं मालकिन के सामने हर वक्त बात नहीं कर सकती। हमारा अपना तरीका है कि हम पहले आई कांटेक्ट करते हैं, चाहे ये हो चाहे और मेरे वॉलंटियर्स हों, हम आई कांटेक्ट के जरिए कोशिश करते हैं कोई लड़की हमको देखे तो हमारी हल्की सी भी मुस्कुराहट को वो महसूस करे और हम पे विश्वास करना शुरू करें। इसमें हमें बड़ा लंबा समय, मैं देख रही हूँ और कुछ और लोगों ने भी किए हैं, वो कहते हैं हमने 4,000 निकाल दी, 5,000 मैं नहीं निकाल सकी। आप बहुत महान हैं, क्योंकि मुझे तो एक ही लड़की निकालने में 6-6 महीने लग जाते हैं। और वो भी कैसे कि जब हमने आई कांटेक्ट किसी तरह हो भी गया, फिर हम टच थेरेपी पे आते हैं कि कभी निकले तो गाल पे हल्का साथ लगा दिया, बराबर उसको ऐसा, कभी उसको ऐसे करके छोड़ दिया 1 सेकंड में, क्योंकि मालकिन से भी नज़र बचानी है, पास को निकले और हमको लगा उम्मीद है। तो सबसे लास्ट हमारे लिए जो ख़तरनाक मोमेंट होता है वो ये कि हम सभी लोग पर्ची बना के रखते हैं अपने फ़ोन की, बहुत छोटी छोटी अपने नंबर्स की, और वो उनको देना हमारे लिए सबसे कठिन काम है। कि लड़की जब हमसे थोड़ी सी फेमिलियर हो गई तो कभी अचानक उसका हाथ पकड़ो, हाथ मुट्ठी भींच के उसको एहसास कराओ कि हम कुछ दे रहे हैं, और वो मुट्ठी बंद कर ले। ये तो हमारी ज़िंदगी है, और अगर वो छोड़ दे तो वो हमारी मौत है। तो वहाँ पे फिर ऐसा होता है कि कभी ऐसा होता है कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है? मैं तो सारे टूटे हुए, मेरे पैर, मेरे ऑर्ज हैं, ये मेरा टूटा हुआ है, देखिए मेरे माथे पे अगर आप देख रही होंगे तो बहुत सारे निशान हैं, यहाँ सब ये टूटे फूटे निशान। मुझे मार दिया था एक्सीडेंट में, मेरी गाड़ी पे गाड़ी चढ़ा दी थी, दूध का टैंकर चढ़ा दिया था, और काट के जान निकाला की लोगों ने। जान के हाँ नहीं, वो तो हमें पता लग गया था, घर से ही पता लग गया था कोई हमारा पीछा कर रहा है, घर से लग गया था। इट मीन्स ये जो फिल्मों में आता है वो कहीं ना कहीं सच होता है कि अगर कोई इन चीज़ों को रोकना चाहता है तो उसको नहीं, देखिए इसमें इतना, मैं क्या कहूँ आपसे, इतना सटीक किसी के पास रेखी थी कि मेरी बेटी की शादी 10 दिन बाद थी, और हमारे यहाँ थोड़ा है वेस्ट यूपी में कि पहला भगवान जी को समर्पित करो इन्विटेशन, उसके बाद अगर बेटी की ससुराल हो तो बेटी ससुराल में समझाने में दे के आओ, बेटे की हो तो समझाने में दे, आसपास हो तो, नहीं तो बाई पोस्ट भेज दो। मेरी बेटियाँ बहुत सारी हैं, मतलब ज़रूरी नहीं सब बाई बर्थ हो, लेकिन ऐसे भी हैं। उसकी शादी थी तो वो तो रहती थी नैनीताल, मैं उसके ससुराल में देने जा रही थी, और किसी को ये पता था कि मैं वहाँ जाऊँगी। अब सोचिए कि मैं सुबह 6 बजे निकलती हूँ, तो 6 बजे से जो मेरे साथी साथ में थे वो मुझे कहने लगे थे कोई हमारा पीछा कर रहा है, और रास्ते भर हमने 3 गाड़ियाँ बदली। मात्र 20 किलोमीटर के सफ़र में 3 गाड़ियाँ हमने अलग अलग गली में जा, कभी किसी को बुलाया, कभी किसी को, वहाँ जाके बदली। और चूँकि जैसे ऐसे सड़क पे उस तरफ जाना है हमको, तो थोड़ा सा कच्चे में उतार के कि ऐसे करेंगे। बस मुझे इतना तो याद है, जैसे उन्होंने कच्चे में उतारी, मैंने उन्होंने कहा ये दूध का टैंकर सीधा हमारी तरफ आ रहा है, सामने खड़ा था कोई पहले से, और बस इतना मौका हमको नहीं मिला, फिर हमें याद नहीं है, फिर नहीं याद। कोठे की सबसे दर्दनाक बात क्या होती है? सबसे दर्दनाक तो किसी की अस्मिता का हरण करना ही बहुत बड़ी दर्दनाक है। कि एक बच्ची जो बहुत सपने पाल रखे थे, माँ बाप में सपने पाल रखे थे, और अचानक इतना अंधेरा, इतनी गंदगी, और उसमें आके वो खड़ी हो गई कि जो नर्क से बदतर है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत कोशिश की है, जैसे अगर आप देखें गंगूबाई में तो एक पीला बल्ब बस जलता है, वो 0 वाट जैसा, कभी उसकी रोशनी शायद मैंने तो देखी नहीं, उस पर धुआं जमा रहता है, अजीब सी डस्ट जमी रहती है, जो थोड़ी बहुत रोशनी हो वो भी नहीं आती है। कभी मैंने उजाला नहीं देखा ढंग से वहाँ पे, सच्ची में ना, कभी नहीं देखा। तो अब सोचिए कि उसमें वो घबराती भी है, जब कोई कमरा नहीं है उनके रहने के लिए कि वो कमरे में रहेंगी, वो कहीं ऐसी फर्श पे जो छोटा सा एक हॉल है, ये जो बड़े बड़े हॉल्स दिखाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। नीचे एक दुकान है, उसके ऊपर एक कमरा है, कितना बड़ा होगा, जितनी दुकान होगी इतना कमरा तो होगा, और उसी में वो ऐसे जैसे अब ये थोड़ा सा आपने ऐसे बना लिया, यहाँ पे एक पर्दा डालो, बीच में 2 पर्दे डालो, 3 केबिन बन गए, नीचे गद्दे डाल दो। ये अच्छा, वहाँ बेड नहीं है कुछ ऐसा? नहीं, ये तो उनका प्रोफेशनल रूम है कि जिसमें ये डाल दिए और आप सो जाओ, उन्हीं में रात को सो जाओ, जब आपका काम खत्म हो गया वहीं सो जाओ, यहाँ पड़ जाओ, वहाँ पड़ जाओ,
कोई कमरा तो छोड़िए आप, कहीं कोई एक ऐसा भी नहीं है जगह, सुकून का कोना भी नहीं है कि जहाँ वो खड़े। हाँ एक है कि वो सारे दरवाजे सब दीवारों में पूरा भगवान जी के चित्र इतने लगे पड़े हैं और इतनी उन पे अगरबत्ती जला जला के वो काले हो गए हैं, शायद क्षमा मांगती होंगी अपनी भूलों की। तो वहाँ भगवान जी हैं? सब पूरे भगवान जी हैं और कुछ है ही नहीं, भगवान जी की फोटो। कोठों पे की बात कर रही हूँ मैं अभी उन्हीं की बात कर रही हूँ। इस कदर हैं, पता नहीं उनका अंतर्मन क्या कहता है। इतने हैं, बहुत सारा करती हैं कि मतलब पूजा बहुत करती हैं, व्रत रखती हैं, मंदिर जाती हैं और अक्सर मंदिर में मिलती रहती हैं उनको, ऐसा भी नहीं है। मैं तो कम जाती हूँ, ये जाती है तो मंदिर में ही मिल जाती है, मैं तो ना के बराबर ही जाती हूँ। तो आम लोगों को पता है कि ये हाँ, मंदिर में आती हैं? हाँ क्यों नहीं पता, 24 घंटे वहाँ से निकलना है, एक बाजार है, तो क्यों नहीं पहचानेंगी। जो मालकिन है उनको तो पहचानते हैं, लड़कियों को नहीं पहचानते हैं, मालकिनों को तो सभी पहचानते हैं, तो हमसे ज़्यादा पहचानते हैं। क्योंकि उन पे नियत बुरी रहती है ना। हमसे ज़्यादा। तो जो कोठों पे आते हैं जो लोग होते हैं, क्या वो हाई क्लास लोग आते नहीं हैं? नहीं नहीं, लो उस क्लास? गंदगी में कौन आएगा, कौन आएगा। वो कभी ज़माना था कि मुजरा देखने लोग आ जाते थे, नहीं, उस गंदगी में कौन आएगा। जहाँ एक छोटा सा चबूतरा हो जिसपे एक लड़की बैठ के ऐसे जैसे हम बैठे खाना खा रही हो और वहीं कोई आए यूज्ड कंडोम फेंक दे, वहीं आए तो वही गुटखा थूक दे, वहीं बाथरूम करने लगे खड़ा होकर, चींटे उसके ऊपर आ रही हैं, वो उठने की भी इजाज़त नहीं है कि तुम वहाँ से उठ के इधर खा लो। जो गंदगी करनी है वहीं करो, बस यहाँ नहीं करना है। सोचो क्या कोठों की सफाई होती है? लगती होगी, कभी झाड़ू हमने नहीं देखी, हमने कभी नहीं देखी। अर्ली मॉर्निंग लग जाती है तो लग जाती है। इसका मतलब तो फिर वो बीमार भी रहती होंगी, क्योंकि इतना इन्फेक्शन, देखिए, इतनी बीमार तो एलर्जी, देखिए, इतना सब अभी कुछ। ये तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अभी पिछले 20 साल से तो हमने बिना प्रोटेक्शन के किसी को, ये तो सख्ती कर रखी है कि प्रोटेक्शन के बिना कोई नहीं है। उनको भी दिख रहा है कि हमारी ज़िंदगी और मौत इसी से ही है। तो अभी कोई बिना प्रोटेक्शन कोई करता भी, चाहे 100 रुपये नहीं, वो 2000 रुपये भी थे, वो तब भी नहीं, ये तो तय है। लेकिन दूसरी बीमारी है कि जैसे अक्सर टीबी हो जाती है, वो तो गंदगी के और कुपोषण की शिकार तो हैं ही हैं। एक गोनोरिया जैसी बीमारी होती है, एक सिफिलिस होती है जो यौन रोग है, वो HIV पॉजिटिव से ज़्यादा दर्दनाक है। HIV पॉजिटिव में आपको बाहरी दर्द का पता नहीं, आप धीरे धीरे सर्वाइव भी करते हैं अगर आपको दवाई मिल रही है। लेकिन ये गोनोरिया और ये ऐसी चीज़ें कि पूरा आपका इंटरनल आउटर पार्ट इतना ऐसे दानों से भर जाता है कि जो चलने में भी आपको तकलीफ हो। हमें सिंपल यूटीआई हो जाता है तब हम मर जाते हैं। सिंपल यूटीआई, मैं किसी और का वॉशरूम यूज़ कर लूँ ना, हाँ, पब्लिक तो वॉशरूम यूज़ कर लूँ तब भी हो जाता है, और होते ही अपनी जान निकल जाती है। हफ्ते के लिए आप गए बस, है ना, इतनी मेडिसिन लेने के बाद भी नहीं कुछ बनता। क्या जो कोठों पे लड़कियां आती हैं उनकी कोई उम्र तय होती है? नहीं। किस उम्र से? जल्दी उम्र की यूं तो वो नवजात बच्ची को ले आओ, पाल लेंगे, तभी तो कमाएगी। अच्छा। हाँ, इससे क्या है, एक पति बेच के जाता है, 3 महीने की बच्ची, 5 साल का बेटा और बीवी। बेटों को भी खरीद लेती हैं? नहीं, बेटे को तो मजबूरी है ना, माँ के साथ आया है तो उतार के वो तो 3-4 दिन में भगा दिया कि जा यहाँ से। ये 24 घंटे रोकता है, माँ को जाने नहीं देता। और वो बच्चा इतना, जो पति बेच गया उसका बच्चा इतना वो था कि नीचे चाय की दुकान पे रहता, सर्दियों के दिन थे, और वहीं भट्टी से लग के सो जाता, दिन भर उनके प्लेट धोता, चाय पकड़ा देता। 5-6 साल का बच्चा, गोलमटोल सा, और 3 महीने की बच्ची। पर उस औरत ने हिम्मत नहीं हारी। मैं उसका क्रेडिट कभी अपने आप नहीं लेती कि हमने उसको बचाया, वो खुद से बची, भागी। वो बहुत बार कोशिश की, कभी कुछ डाल दे नीचे, मेरा वो गिर गया रुमाल, ठीक है रुमाल गिर गया तो क्या वो और दे देंगे, नहीं चाहिए रुमाल। कभी कहते मेरा दुपट्टा गिर गया, तेरा ही गिरता है और किसी का नहीं गिरता है। हर कोशिश की उसने कि मैं नीचे उतरूँ किसी तरह, नीचे तो उतरने का सवाल नहीं। लेकिन उसने फिर ये रेकी की कि ये सब किस समय बिल्कुल बेहोश हो जाती हैं, कुछ नशे में, कुछ थक के, और वो उस समय उसने चाबी कहाँ रहती है, कैसे मैं जीना खोलूँगी, कैसे उतरूँगी, और वो उतर के भागती है टाइम देख के कि जब नीचे थोड़ा थोड़ा आवागमन हो जाए शुरू, ताकि लोग मेरी सपोर्ट में खड़े हो जाए। और उसके बाद वो हमारे संपर्क में आई, हमको रिक्शे वाले ने फ़ोन किया कि मेरे इसमें एक लड़की बैठी है टेम्पो में और इसे बचा लो, मैं ज़्यादा देर नहीं रोक सकता। फिर सुबह बचाया उसको हमने। बेटी को लेकर भागी वो सबसे पहले, उसकी जो छोटी सी बच्ची थी। अगर मैं समझ पा रही हूँ, अगर वहाँ से बचना चाहे कोई बच भी सकता है, पर उसको कोशिश खुद करनी पड़ेगी। पर वो हमेशा कामयाब हो जाए ऐसा संभव नहीं है।
मैंने एक आपके पॉडकास्ट में सुना था कि अगर कोई लड़की, हर एक लड़की का तो इन चीज़ों में करने का भी मन नहीं होता होगा ना, है ना? तो जब नहीं करने का मन होता, क्या उसको सज़ा मिलती है? जैसे कि आपने एक बार बताया था कि कुछ उनके गुप्तांगों में डाल दिया जाता, क्या थी वो स्टोरी? असल में वो लड़की ना बिल्कुल तैयार ही नहीं हो रही थी और हमें पता ही नहीं लगा। अक्सर ऐसा भी होता है कि कई दिन नहीं गए किसी कमरे में, कोई जरूरी थोड़ी रोज़ रोज़ वहाँ कोई ड्यूटी थोड़ी लग रही है हमारी नहीं गई होंगी मैं। तो फिर एक दिन उनका एक मालकिन का फ़ोन आया कि आप ज़रा से इधर आ जाओ। मैंने कहा तू कैसे कर रही है, तू तो कभी मुझे नहीं फ़ोन वोन करती। बोली आ जाओ कैसे भी। बड़ी मुश्किल, ऐसे तो मैं उनकी मुश्किलों में खड़ी रहती हूँ, उन पर पुलिस केस हो जाए कुछ भी हो जाए तो मैं करती हूँ सब जो भी कर सकती हूँ। तो मैंने कहा हो गया होगा कुछ, कहाँ आना है? मैंने बताया आउटर पे एक, यहाँ जाओ। हालांकि मुझे समझ कहा अभी भाई ये कुछ भी ट्रैप हो सकता है कुछ। अरे मैं कहा जो होना वो तो होगा ही, अब इतने सालों से जो सब चल रहा है। मैं वहाँ गई तो लड़की ऐसे चीख चिल्ला रही थी, वो कुछ नहीं देख रही थी, नॉन स्टॉप चीख रही थी। मैंने कही कि मुझे पता नहीं कौन है ये। मैंने उससे पूछा ये कौन है? तो वो जो वहाँ झोला छाप डॉक्टर थी या जो भी थी, उसने कहा कि सोची ये भी ऐसी कोई महिला हुई इनके साथ। तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं मुझे तो भाई मुझे कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि ये आपने कभी चूने में हाथ डाल के देखा, जलते चूने, बुझते चूने में? मैंने कहा नहीं मैं क्यों डालूंगी, जल जाएगा। तो बोलते इसके तो इंटरनल पार्ट्स में सूखा चूना डाला गया है और वो अंदर इसके सब लेके ये 2-4 मिनट की मेहमान है, मर जाएगी। अंदर जो भी पानी है, जो लिक्विड है अंदर शरीर में, वो सब के साथ मिलके इसका शरीर बस्ट हो चुका है। कुछ नहीं है अब इसके अंदर, कोई चीज़ नहीं बची है, हर चीज़ बस्ट हो चुकी है और मर जाए। और वो देखते देखते मर गई, मेरे सेकंड भी नहीं लगा। पर उनको मारा क्यों जाता है? ताकि दूसरों को सबक हो जाए, तू नहीं मान रही है तो चल, दूसरी तो नहीं करेगी, अब कान तो नहीं हिलाएगी, इंटरनल पार्ट्स में मिर्च डाल दी जाए, उसको किया जाए और वो प्रोटेक्शन के साथ करे उनका अपना आदमी, तो वो कैसे मना करेगी? वो तो मर जाएगी। हमारे होंठों पे थोड़ी सी मिर्च लग जाती है, होंठों को छोड़ो के नाखूनों में लग जाए तब 2 दिन तक नहीं, वो सांस नहीं आता। सोचिए फिर तो वो कैसे मना करेगी? वो तो हमारे कहने के बावजूद भी नहीं कहेगी मैं निकलना चाहती हूँ। जैसे कि कितना ही हम उसको समझाने की कोशिश कर, बेटा अब तुम्हारे साथ नहीं होगा, तो साफ मना कर देगी नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी। क्योंकि वो ये सोचती है कि इनकी पहुँच कहीं ज़्यादा, वो किसी दूसरे का क्यों यकीन करें, इनकी पहुँच कहीं ज़्यादा है। क्या जो वहाँ पे वेश्वाएं काम करती हैं, है ना, जिनको वेश्वाएं बोला जाता है, क्या वो प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं? हाँ, पहली बार तो उनको देना ही पड़ता है, नहीं देंगी तो माँ है, वो भाग नहीं जाएंगी, कोशिश नहीं करेंगी भागने की। अब बच्चा हो जाएगा तो फिर तो कोई माने, एक बच्चे को रुलाया जाएगा, 1 महीने का बच्चा है, कस्टमर के पास जाना पड़ रहा है तो माँ का दिल वहाँ पड़ा है, माँ सब कुछ करेगी जो कस्टमर कहेगा। पर हमारे तरह तो 40 दिन तक किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। वहाँ 1 महीना तो मैं कह ही रही हूँ, 15 दिन बाद भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जब वहाँ पीरियड्स में नहीं, कोई कहते हैं पीरियड्स में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पीरियड्स में तो बहुत पेन होता है। बेशक हो, किसको पेन की फ़र्क पड़ी है? इतना कितना पैसा देते हैं कि ये सब कुछ करने? 250-300 रुपये बस। उससे ज़्यादा तो मेड का काम करने से मिल सकते हैं। तो वो कहाँ मेड का काम कर ले, वो घर से निकली तो मेड का काम करने ही निकली थी, जो काम के नाम पे आई, जो किसी के प्यार में फंस के आई वो। क्या इसमें हाई क्लास लड़कियां भी होती हैं? हाँ, हाई क्लास भी होती हैं, जिनको फंसा के ले आए प्यार में। फिर उसके बाद उसके माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्या? माँ बाप तो किसी की भी एक्सेप्ट नहीं करते, और माँ बाप करना भी चाहें तो सोसाइटी नहीं करने देती। वो उनका ऐसा बहिष्कार कर देंगे ये पता लगते ही कि ये तो बाजार में रही है, तो वो ऐसे एक्सेप्ट करना। हाँ, हर बंदे की बुरी नज़र। हर वक्त ताने सुनने से बेटर वो सोचती हैं कि यहीं रह जाए, कोई ताने देने तो नहीं आ रहा, कोई कुछ कहने तो नहीं आ रहा। वो जो कपड़े पहनती हैं, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अलग कपड़े होते हैं, इशारे अलग होते हैं, या फिर उन कस्टमर बुलाने के लिए वो गंदे गंदे इशारे करती हैं, क्या वाकई रियल कोठों में भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, ये नहीं होगा तो कैसे आएगा कस्टमर, कैसे आएगा? तो वो सच्ची में खींच के लेके जाती हैं? खींच के नहीं, ऊपर होती है वो, नीचे थोड़ी होती है कि खींच के ले जाएगी। खींच के कोई किसी को कैसे ले जा सकता है? वो ऊपर होती है, वो इशारा करती हैं। देखिए ये इतनी दुनिया है, बस वो ऐसे बाहर की तरफ लटकेंगी, यहाँ से लटकेंगी खिड़की में कोई वो तो होती नहीं, रेलिंग या कुछ नहीं होता, खुला खिड़की होती है दरवाजे की तरह, उसमें से लटकेंगी बाहर, इशारे करेंगी, ये है ऐसा है, दिखाएंगी, पा सकते हो ऊपर। तो जो व्यक्ति आता है वहाँ पे, वो मतलब उसका बिहेवियर हमेशा ही गंदा होता है कि कुछ हमेशा कुछ भी नहीं, किसी का अच्छा नहीं होता,
किसी का नहीं होता। जैसे फिल्मों में दिखाया गया, मैंने बहुत सारी फिल्में नाटक देखे हैं कि कोई ऐसे जाता है तो उसको कोठे वाली से प्यार हो जाता है, फिर उसको भगा के ले जाता है। हाँ, ऐसे तो हमने बहुत शादियां भी कराई हैं। तो वो क्या होता है, मुझे तो वो देखिए, जानना प्यार तो इसलिए हो जाता है, एक लड़का लगातार जा रहा था। अच्छा, वहाँ देखिए, एक तो ये, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, पर उनके जो स्टेक होल्डर हैं, जो इनके हितग्राही हैं, जो लड़कियों का इस तरह का व्यापार में लगे रहते हैं, वो हमारे सूचना तंत्र भी हैं। हमको भी तो बताते हैं कि नहीं, लड़की दे के आऊँ, जो करना हो कर लो, मुझे नहीं पता, मैंने अपना ले लिया, अब तुम कुछ भी करो। ऐसे भी निकालते हैं। मगर सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई जो लड़की एक बार वहाँ चली गई है ना, वो उसका इतना शून्य कर देते हैं उसको। ऑक्सीटॉक्सिन है, ड्रग्स हैं, शराब नहीं पिलाते, शराब तो वो खुद पीने लगती हैं उसके बाद। दर्द की इंतहा नहीं है कोई, उसको कैसे छिपाया जाए, कैसे किया जाए, तो उसके बाद वो सब चीज़ उनके साथ होती है। कैसे कोई लड़की ये क्यों सोच के जा रही है वहाँ, वो क्या सोच के जा रही है कि मुझे वापस भी आना है? वापस तो कोई रास्ता ही नहीं, वापस कोई रास्ता नहीं है। आप अगर उन जीनों की हालत देखो ना, तो उनमें चढ़ते चढ़ते वो ईंटों के जीने होते हैं। वो घिस के ऐसे हो गए कि आदमी की अगर पैर स्लिप हो जाए, ऊपर से सीधा नीचे आएगा वो। एक आदमी चढ़ेगा तो दूसरा उतर नहीं सकता, इतने टाइट नहीं, इतने टाइट। और दो तरफ खुलते हैं, दो कमरों में खुलते हैं। इतना आसान थोड़ी है वहाँ रहना, वहाँ खड़े होना, वहाँ बात करना, सब कुछ भी आसान नहीं है। इतने, मैं खुद भी सोचती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं भाई आपने कैसे इतनी हिम्मत जुटाए रखी, पता नहीं कितने मुकदमे हैं मुझ पे। करती हूँ। एक लड़की खो गई थी, गायब हो गई थी, और 20-22 दिन तक उसके लगातार धरने प्रदर्शन होते रहे कि भाई ढूंढो ढूंढो लड़की। नहीं ढूंढी गई, हम क्यों फटे में टांग दें, तो हमसे पूछ नहीं रहे हो कोई। तो एक दिन खैर हमारे पास एक फ़ोन आता है कि साहब बात करेंगे। तो मैं उम्मीद थी करो साहब करेंगे। मैंने कहा जी बता दें कि वो लड़की वहाँ ढूंढवा दो बाज़ार में। मैंने कहा बाज़ार में है ही नहीं, मैं भी तो 18-19 दिन से देख रही हूँ, बाज़ार में नहीं लड़की। तो फिर मैंने कहा आप एक बार भेज दो, सारे कागज़ लेके आ जाएंगे उसके पेरेंट्स, तो मैं देखती हूँ। उन्होंने भेजा, और आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने उसी पुलिस का सहारा लेके और 10 मिनट में लड़की को खोजा, 10 मिनट में। तो उसके पेरेंट्स ले गए क्या घर पे उसको? तो वहाँ थोड़ी थी वो, बाज़ार में। और हमने उन्हीं को सूचना तंत्र उनका इस्तेमाल किया। एक बंदे से कहा कि भैया वो उस पर बैठता है कंप्यूटर पे, मैंने कहा जरा इस नंबर की तुम आखिरी लोकेशन निकाल दो, बहुत परेशान हो गए, लड़की नहीं मिल रही है। तो लड़का कहा, मैंने कहा लड़का नहीं मिल रहा, हमारे रिश्तेदार का है। उसने मुझे मरवाओगी तुम किसी दिन? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, कहीं कोई नहीं जानता। उन्होंने फटाफट मुझे देख के 5 मिनट में कह दिया कि ये यहाँ से इतना दूर यहाँ पे है और ऊपर है कहीं, सब लोकेशन आती है। हमने कहा भाग जाओ तुम यहीं से ही। बोले जी इंस्पेक्टर साहब हमें मतलब बुलाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। मैंने कहा कह देना जब भी फ़ोन आया कि हमने रिश्तेदारी में पता लग रहा है, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर को इस बीच पता लग चुका था कि वो संकल्प में भी गए हैं। भाई ये तो सूचना हो ही गई कि किसी ने भेजा है वहाँ। वो उनके पीछे लग गया, लगातार फ़ोन कर रहा, वो मुझसे कहे। मैंने कहा तुम कुछ मत सुनो, तुम सीधे पहले लड़की को कैप्चर करो, बाकी बाद में देखा जाएगा। उन्होंने खैर 3-4 घंटे का सफ़र था, उन्होंने किया। लड़की उन्हें मौके पर मिली, लड़का नहीं मिला। लड़की ने बहुत रो रो के बताया कि मुझे कई बार तो बेचने का कर चुका है, रोज़ में कोई आता है यहाँ, मेरे साथ क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो लेके चल दिए, और वो लगातार इंस्पेक्टर कहता रहा आओ लाओ यहाँ। अपनी तरफ से उन्होंने सब मैनिपुलेट करके कहा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अगले दिन अखबार, मैं मीडिया ट्रायल कर देती हूँ फ़ौरन। मैंने मीडिया ट्रायल करा दिया, सब चीज़ें आ गई सामने। फिर इंस्पेक्टर से ने पूछा, मतलब उससे पूछा होगा मीडिया ने, साहब कहाँ मिली लड़की? बोले कचहरी में शादी के उद्देश्य से घूम रही थी, यहीं से मिल गई। अब वो उनकी फजीयत तो होनी थी इस बात को लेके। अगले दिन अखबारों ने एक चीज़ और छाप दी कि संकल्प का साहस पास, पुलिस फेल, ऐसे छाप दिया। बड़ी सी खबर थी, मैं पढ़ भी नहीं पाई थी ठीक से कि मेरे किसी बंदे का फ़ोन आया कि जी इस पे देख रही हो, अगला पेज भी तो खोल लो। मैंने कहा अगले पे क्या है? तो अगले पे मैं देखती हूँ ये दबाने के तरीके हैं कि मुझ पे और मेरे 5 साथियों पे मारपीट, पैसे छीनना और पैसे मांगना, मतलब वो मुकदमे। हाँ, इसका मुकदमा मुझ पे दर्ज हुआ तुरंत। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन शामिल नहीं होता? बिना वजह लोग कहने भी नहीं होता। जिनकी लड़की गायब हो जाती है वो वहाँ सिर पटक के मर जाते हैं जी अपहरण में लिख दो, अपहरण में लिख दो, गुमशुदगी लिखी पड़ी रह जाती है, भाग गई होगी और जरा सी देर में लिखा गया है। तो ये स्थिति है, एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग के बिना कुछ नहीं है। सबके कान मुंद रहे हैं, निज़ाम हो, अवाम हो, सब चुप है, समाज तो चुप है ही। सब सोचते हैं दूसरे की बेटी के साथ हुआ, मेरा तो होता नहीं।
ये लड़कियां बिकती कितने में हैं जो वो कोठे वाले खरीदती हैं? क्या वो फिल्मों की तरह ही होता है जैसे कोठे में एक बड़ी सी मोटी सी औरत बैठी होती वो है तो जो सब जगह है। जो हेड होती है, फिर सब जगह। वो पैसे बेचती पैसे से खरीदती है लड़कियों को, और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, फिर वो खड़ा कर देती है ग्राहकों के आगे। मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है ना, तो वो वाकई क्या सब कुछ ऐसा होता है? सब कुछ है, ये मालकिन नहीं होगी तो कैसे चलेगा। दो तरह की होती है, एक ब्रॉथल कीपर होती है, एक ब्रॉथल ऑनर होती है। ऑनर वो है जिसका अपना मकान है, मिल्कियत है वो, और कीपर वो है कि अगर एक के 3 मंजिल हैं तो 3 मंजिल में अलग अलग कीपर्स हो सकती हैं कि जो चला रही हैं उसको उसका पैसा दे रही हैं। तो वो तो सब करेंगी, उनके बिना कैसे होगा। और उसके बिना इतनी कैडी नज़र होती है कि वो जब तक लड़कियां खड़ी हैं, कस्टमर आ रहा है, किसको देख रहा है, किसको, चल इशारे में, मेरे बैठे तक इशारे में हो जाती है, मुझे पता भी नहीं पाता कि किस लड़की को मांगा है कस्टमर ने और कौन लड़की अंदर गई है। एक चीज़ और मैंने सुनी है कि कुछ कस्टमर तो इतने फैड अप होके आते हैं कोठों पे, बंदे के पूरी दुनिया की फ्रस्ट्रेशन उन औरतों हाँ। पे निकालते हैं, काटते हैं, मारते हैं। 90% क्या करते हैं वो उनके साथ फिर ऐसा? हर चीज़ वो है कि आप जो पा नहीं सकते उसे कहीं और ढूंढते हैं। भाई बीवी के साथ आप कितना कर सकते हैं। एक छोटी सी बात में उदाहरण बताती हूँ। एक रिक्शे वाला है और कहीं जरा सी भीड़ में जा रहा है और टक्कर लग गई किसी को, हल्का सा टच हो गया, भले ही वो गाड़ी वाले से लगा हो, तो पुलिस कहेगी गाड़ी वाले, भाई साहब आप निकलो, हम इससे देख लेंगे, उसे निकाल के उसमें 10-4 डंडे मारेंगे, जो भी 10-20 रुपए जेब में पड़ेंगे वो छीन लेंगे। उस फ्रस्ट्रेशन को कहाँ निकालेगा? या तो घर जाके बीवी को पीटे, बीवी कितना पीटेगी भी उसको, इतना भी तो बुरा समय नहीं आया। वो वहाँ निकालता अपनी फ्रस्ट्रेशन। 500-600 रुपये कमाए, जिनमें वो 100-200 की पी के जाएगा वहाँ पे, 250 से 300 रुपये वहाँ देगा। सिर्फ 250 और 300 रुपये, ये बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी है। और 100-200 बचे तो घर में दे देगा बस। 250 और 300 रुपये में जिस्म बेचा जाता है, इतनी मार खाई जाती है, काटा। मैंने एक चीज़ और भी सुनी थी, ये आपके पॉडकास्ट से देख के सुनी थी, कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आते हैं, 50-60 साल की उम्र के, 60-70 साल की कुछ नहीं है, वो ये सोच के जाते हैं कि अरे कुछ भी नहीं, नोच खसोट तो करेंगी, अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालेंगी। मतलब जिसकी बात आप कर रही हैं वो पैर का अंगूठा डाला है, उसकी चीखें सुननी थी, उसमें उनका अल्टीमेट प्लेजर है। चाहे वो हुए वो चीखें ना चीखें तो बाहर निकाल देंगे, दूसरी लाओ, नहीं चाहिए। एक टाइम ये आया था बीच में जब HIV बहुत पीक पे था, अभी भी है, खैर अभी भी कहते हैं बहुत ज़्यादा पीक पे है। तो HIV के कारण क्या इस धंधे पे या इस काम पे, कोठों पे असर पड़ा था? कुछ भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सचेत हो गई तो अब HIV का खतरा ही नहीं। वो बिना प्रोटेक्शन के किसी को आने नहीं देती। इतने कंडोम्स उनको भाई हम भी प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कराते। नाकों से भी होते हैं उनको, हॉस्पिटल से भी ले जाती हैं। तो अभी तो नहीं, किसी कोई नहीं जाएगा बिना प्रोटेक्शन के, तो वो बाहर ही मना कर देंगी, या तो अपना लेके आओ, नहीं तो यहाँ पे करो और ले जाओ। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जो कोठों पे वेश्याओं का काम करती हैं, क्या उनको पता होता है कि इस बच्चे का पिता कौन है? बच्चे देखिए, किसी एक बच्चे का पता होता है, दूसरा किसी और का हो सकता है, वो तो पता ही है, क्योंकि अब वो प्रोटेक्शन के साथ हैं, जिससे उनको थोड़ा बहुत भी लगाव हो जाता है, वो उसके साथ रहती हैं। जैसे मैं उसकी बात बता रही थी कि जो लव मैरिज जिस लड़के ने की, उसने लड़की से कह दिया कि तू भाग के आ जा किसी भी तरह। लड़की मुस्लिम थी, वो लड़का हिंदू। वो आ गई और मैं थी भी नहीं वहाँ, किसी ने मुझे फ़ोन करा कि आप आ जाओ, लड़की भाग के आई है। मैं पहुँची तो मैंने कहा बताया किससे, क्योंकि मैं शादी करनी है मुझे। मैंने कहा तो बेटा मुझे समय चाहिए, लड़का वड़का ढूंढूंगी, और तू बिना मुझे सूचना के भाग आई, अच्छा हुआ निकल आई तू, तब तक नाइट निकेतन भिजवा देंगे। तो बोली ना लड़का तो ये है। मैंने पीछे को मुड़ के देखा, मैंने कहा अरे तू है? मैंने तो सोची तू इसे निकाल के लाया। बोला ना, मैं इससे शादी करूँगा और इसके पेट में मेरा बच्चा है, मेरी करा दो। मैंने कहा सुन भाई, इंडिविजुअल धंधे की बात हुई ना तो टांगे काट दूंगी, ये भी सोच ले, मैं जो हाल करूँगी तेरा। और ये इतना तो मेरे से डरते हैं, सब घबराहट में रहती है, मारूंगा कि आप जो चाहे वो कर लेना। अब उसकी 3 बेटियाँ हैं, हमने थाने में ही शादी कराई, मुस्लिम रीति रिवाज से भी कराई, हिंदू रीति रिवाज से भी कराई, दोनों से भी। तो अब वो अच्छे से जीते हैं। अच्छे से। वही देखिए, मैं ये नहीं कहती मैंने जो शादियाँ कराई हैं कि वो बड़े उसमें रह रही हैं, हैंड टू माउथ हैं, चलो फिर भी एक नॉर्मल, लेकिन उस गंदगी से अच्छी। हाँ, उस दर्द से, उस पेन से, उस रोज के मरने से। मेरी किसी भी बच्ची ने मुझे कभी ये नुकसान नहीं दिया कि किसी ने आके ये कहा हो आपने कैसी लड़की से शादी करा दी। बल्कि अभी 2-3 महीने हुए हैं
और थोड़ा टाइम हो गया होगा, 6 महीने हुए होंगे, कोई आया और उसने कहा कि जी जैसी आपने शादी कराई थी एक के वहाँ पे, अब तो वो सारा काम करती है, ऐसी एक हमारे लड़के की भी करा दो। अच्छा। हाँ, तो और जबकि वो ऐसी बावली थी, वो आसाम की थी, हंसती रहती, मतलब इतने दुख में दर्द में उसको पता ही नहीं था, हंसती थी बस। तो हम सोचते थे शायद ही मंदबुद्धि है कि इसको हर बात में हंसी आती है, लेकिन शायद वो उसका स्वभाव था। और वो इतना काम करती, हमारे यहाँ घूंघट का रिवाज, घूंघट भी निकालती, गाँव में है वो, जानवरों का काम भी करती है, गाय भैंस का भी, सब चारा वारा लाना, और खुश रहती है, सास ससुर की सेवा करती है। जी इतनी खुश रहती है कि मैंने कहा वो तो उसका स्वभाव है हर वक्त हंसना, अब खुश है नहीं ये तो वो जाने कि नहीं वो सब खुश है। तो आप हमारे लड़के की भी करा दो एक ऐसी शादी। मतलब लो बेसिकली अगर मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ ना, ऐसे अच्छे लोग भी हैं दुनिया हाँ, में जो उन लड़कियों हाँ, को एक्सेप्ट करके अपने घर की हाँ, बहू बनाना चाहते हाँ, हैं, बिल्कुल, जो कोठे वाली लड़कियों को बहू बनाना चाहते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बच्ची को तभी लाए हम, और वो हमने वहाँ से तो नहीं निकाली, लेकिन एक ऐसी जगह से निकाली कि जहाँ से, मतलब क्या मैं कहूँ, वो सो कॉल्ड मंत्री थे, उनके घर से निकाली वो लड़की। कई बार बिक चुकी थी, फिर बिकने वाली थी, हमें किसी ने सूचना दे दी, और सारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ, मंत्री थाने के, हाँ मंत्री की वजह से, थानेदार के वजह से कहें मैं नहीं लिखूंगा जी, और आप वहाँ गई आपके साथ कुछ हुआ मैं नहीं बोलूँगा। मैंने कहा मत बोल। और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हर ऐसी जगह जहाँ पे रेड लाइट एरियाज हैं वहाँ रेस्क्यू ऑफिसर अपॉइंट होता है सरकार की तरफ से, रेस्क्यू ऑफिसर। फिर मैंने कहा आज इसका इलाज करें, इसको तो कर ही सकते हैं, तेरा तो काम है। उन्होंने फ़ोन करा, मैंने कहा कभी तो पुण्य कर लो, लड़की ऐसे फंसी हुई है निकाल दो। और लड़की बेचारी थोड़ी मंदबुद्धि थी, ऐसे उसने कर रखा था पल्लू सा, गंदे से कपड़े। मैंने उसे पूछा कि बेटा यहाँ पे क्या कर रही है तू, यहाँ पे शादी होएगी मेरी। मैंने कहा कहाँ की है तू, बिहार की। तो मैंने कहा शादी कौन लाया तुझे, जिससे पहले शादी हुई थी। उन्होंने 10 जगह बताया कम से कम हमको, वहाँ हुई, जगह का नाम नहीं बता, पर पहले उससे हुई थी, फिर उसने भी मुझे छोड़ दिया। उनने 10,000 में लिए, अब मेरा 80,000 रुपये देगा मुझे वो। मैं कहा तुझे देगा, नहीं जो लेगा। सोच के देखो, फिर भी हम पूरे उसे जंजाल से उसे निकाल के लाए। आए थे, उसका भाग्य इंतजार कर रहा था। एक लड़का आता है और बोला जी मैं आज आपका रोज़ ही अखबार में पढ़ता रहता हूँ, कोई ऐसी बच्ची निकले तो, मैं एमए कर रखा है, प्राइवेट टीचर हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, ठीक ठाक रोटी खा रहा हूँ, तो 2-4 बीघे ज़मीन भी है, मेरी शादी कराना। मैंने कहा खड़ी लड़की कर ले, बता। बोले हाँ हमारे पास कुछ नहीं था, क्या करें। हमारी एक मित्र हैं, वो जरा मेकअप का सामान बहुत रखती है अपने पर्स में। मैंने कहा लिपस्टिक है, बोले हाँ। मैंने कहा ले भाई लिपस्टिक पकड़, मांग भर दे, हो जाएगी। माला मंगाई जल्दी से, मैंने कहा चलो माला बदल लो, ऐसे ही गंदे कपड़ों में थी। मिठाई मंगाई उस लड़के ने, हमने कहा ले जा अब तो इसे शादी करके, चल हो गई, अच्छी रह रही है, 2 बच्चे हैं उसके। अच्छा वेरी गुड, ये तो सही बताया आपने। अब मैं बहरी लड़की की हमने। जो कोठों पे लड़कियां होंगी, कुछ बहुत सुंदर भी होंगी, कुछ कम सुंदर भी होंगी, कुछ मोटी होंगी, कुछ पतली होंगी, कुछ कैसी होंगी, हर एक शरीर की बनावट अलग होती है। क्या वहाँ पे इस चीज़ के भी प्राइस तय होते हैं? हाँ, कुछ लोगों को मोटी लड़कियां पसंद आती हैं। क्या? पर आम समाज में तो पतली लड़कियों को पसंद किया जाता है। वो इसलिए कि वो उनके साथ बाह में बाह डाल के चल सकें। उनको बाह में डाल के थोड़ी चलना है, उनको जिस्म इस्तेमाल करना है। और हमेशा माँ से शरीर आदमी की कमज़ोरी रहा है। मैं शॉक्ड हो गई हूँ इस बात को सुन के। तो क्या उनकी प्राइस अलग तय होती है फिर? हाँ, अरे उसी के लिए तो ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है कि वो, मैंने कहा ना कि ये इतना हिस्से का बिजनेस है। जितना आप गुदाज हैं, जितना आपके शरीर पे मांस है, उतनी आप ज़्यादा डिमांड में। तो पतली लड़की कौन पसंद करता है? तो उनके खाने पीने का क्या दाल रोटी नीचे से आ जाती है, पानी सी दाल, सूखी सड़ी सी रोटी खा लो, पेट भर लो, बस जब मर्जी। तो उनके मेकअप कपड़े कौन देता है उनको? मेकअप ये है एक डिब्बी जो वैसलीन जैसी, 5-6 कलर्स की स्टिक्स, वो उसमें यहाँ लगाओ, उस पर कलर मिलाओ, वही होठों पे लगा लो, वही आईलिड्स पे लगा लो, मेकअप हो गया। पाउडर लगा लो बहुत सारा, ये मेकअप है। काजल की एक पेंसिल, वो यहाँ भी ले लो, आंखों जो में भी फिल्मों में दिखाया जाता है, इतनी सुंदर सुंदर। नहीं, कोई नहीं, बड़ा भद्दा मेकअप बस। और वो एक चमकीली सी आती है वो आंखों पे, होठों पे, बहुत ख़राब। मतलब इतना सस्ता मेकअप, मुझे लगता है 10-20 रुपए का सारा सामान आ जाता होगा।
एक चीज़ और मैंने सुनी जब मैं आपके बारे में सर्च कर रही थी, जो दूध पिलाने वाली मदर्स होती हैं जो कोठे पे काम करती हैं, उनकी डिमांड बेहद रहती है। हाँ, उसका क्या कारण होता है? देखिए, एक तो उस समय शरीर जब माँ बनती है एक महिला, उसके बाद में आप देखेंगे तो थोड़ा चेंज आता है शरीर, भर जाता है शरीर, भर जाता है शरीर, खासतौर पे ब्रेस्ट में, है ना, क्योंकि दूध की। तो उनको मैंने बताया ना कि जो शरीर में जितना मांस है उतनी वो लड़कियां उनकी डिमांड में है। कितने लोग एक दिन में एक लड़की को 15 से गलत 20 काम करते हैं? 15 से 20 कस्टमर। नहीं, वो उसका एंजॉय है, गलत क्यों है? वो एंजॉय करने आया है, उसके लिए तो गलत नहीं है ना। पर लड़की के लिए तो गलत है ना। बिल्कुल है। 15 समाज से के लिए गलत 20 है। बहुत होते हैं मैडम। अपना पति भी अगर 2 दिन में कहने लगे तो उससे भी गुस्सा आता हाँ, है। उसको ही हाथ जोड़ दोगे। हाथ जोड़ हाँ, दोगे, है ना। और उनको तो करना ही है, और उसके लिए ही तो है इतने ड्रग्स, इतना नशा कि दर्द ही ना हो, पता ही नहीं। तो ड्रग्स लेती है वो, मजबूरी है। तो फिर उस ड्रग्स के पैसे कहाँ से आते हैं? वो तो वो सब लाके देती है ना मालकिन। तो मालकिन का वो 250 रुपए में कुछ हिस्सा होता है? मालकिन के ही होते हैं वो, इनके थोड़ी होते हैं। 250 रुपए भी मालकिन का ही होता है? हाँ, क्योंकि वो तो खरीदी गई है, उनका ब्याज ही नहीं उतर रहा, ताउम्र नहीं उतर रहा। जब तक वो आउटडेटेड नहीं होती तब तक भी नहीं उतर रहा उनका। तो आउटडेटेड मतलब 30 बस, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद कभी भी नहीं कोई उनके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाता? वो सबकी खुशामद करती घूमेंगी, 100 रुपये ले लूँगी, 50 ले लूँगी, 20 ले लूँगी, मेरे शाम को खाने के लिए रोटी नहीं है। लड़कियों से खुशामद कर लेंगी कि मुझे 5 रुपये दे दिया कर। कस्टमर आया उसे के पैर पकड़ लेंगी कि मुझे 10 रुपये दे देना तुम। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा जिंदगी नर्क बन जाती नर्क है पूरी। 30 साल के बाद तो आपको कोई कस्टमर भी नहीं मिलेगा, तो उसके बाद तो बिल्कुल और भी ज्यादा नर्क है। बीमार हो जाए आप तो कहीं भी जाओ। हाँ, मालकिन के पास पैसा, उनके घर हैं, मकान है, मोहल्लों में, अच्छी जगह में, अच्छे से सब चीज़ है। और दुर्भाग्य ये भी है कि हमने उनको गलत रास्ता दिखाया कि बच्चे पढ़ें। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी खासे, हम भी पढ़ा रहे हैं, इनको पढ़ा सकते हैं जितना। एक और मैंने पॉडकास्ट में आपके ही सुना था कि उन्हीं माओं के बच्चे कस्टमर ढूंढ के लेके आते हैं। पहले तो यही रिवाज था। सच था ये? हाँ, नीचे लड़का क्या काम करेगा, लड़के को तो पिंप ही बनना है। अब तो नहीं है वो। अब तो देखिए पिछले 10-15 साल में तो हमें बहुत चीज़ों में फ़र्क आया है। बच्चे अच्छे खासे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चों की जॉब लगी हैं। वो अपनी, हमें दिख ही नहीं रहा था रास्ता कि हम कितने लड़कियाँ निकालेंगे, कितने दिन। तो लेकिन फिर यही रास्ता लगा कि अगर इनके बच्चे पढ़ के इनका खुद हाथ पकड़ के कहते हैं कि अब नहीं, अच्छा नहीं है, ले जाते हैं। हाँ, बहुत बहुत सारे बच्चे ले गए हैं। कुछ बच्चे हमारे बच्चों को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। कुछ जैसे लड़का और लड़की हुआ है, एक जो कोठे वाली औरत है उसके पास 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। लड़का पढ़ लिख गया, लड़की पढ़ लिख गई, तो वो लड़की को तो नहीं कोठे पे बिठाया जाता? नहीं, वो रखती भी नहीं है वहाँ, माँ नहीं रखती है, अलग रखेंगे। वो तो हमारी पहली शर्त होती है। भाई देखिए, कुछ समय तो हम भी रखते हैं, मतलब हॉस्टल में रखाते हैं, उसका खर्चा उठाते हैं एक निश्चित समय तक, बस 8वीं-9वीं तक। उसके बाद अपनी उसको। पर उनको कोठों पे तो नहीं बिठाया जाता ना? बिल्कुल भी नहीं। क्या कोठे बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं? बहुत। देखिए, आपका सवाल मैं पूरा कर दूं पहले जवाब, कि बहुत वहाँ उन लड़कियों को कोठे पर नहीं बिठाया जाता। क्यों बिठाया जाएगा? हमारे समाज में ऐसे नरपिशाच घूम रहे हैं ना, जो हमारी बेटियों को बहका के ले जा रहे हैं, तो वो अपनी बेटियों को क्यों लगाएंगे अब इसमें? सोच के देखो, अपनी को क्यों लगाएंगे जब उन्होंने इतना दर्द सह लिया। और मेरे को तो ये भी हैरानगी हुई ना कि चलो ठीक है, अभी सारी उम्र तुम ये करते हो, ठीक है, 30 साल के बाद तुम एक्सपायरी हो गए, एक तरह से एक्सपायरी डेट होगी इनकी, है ना, तो उसके बाद वो जीवन कैसे चलाएंगी? शरीर ही उनका जवाब दे जाता है ना, शरीर में भी तो कुछ नहीं रह जाता। वो कस्टमर के साथ वो सब नहीं कर सकती जो चाहता है, शरीर लूज भी होता है। और इतना ज़्यादा, आप देखिए, कोई आप एक वॉशिंग मशीन ले, आप ये कैमरा ले रहे हैं, आपको कैमरा एक दिन हो जाएगा आउटडेटेड, बहुत ज़्यादा चलने में, बहुत ज़्यादा काम होने में। वो तो मशीन ही है, मशीन है। और ये तो एक शरीर है जीता जागता, कितना चलेगा जीवन ऐसा ही। तो उनको डॉक्टर्स आते हैं उनको देखने के लिए, उनकी देखभाल। कोई बीमार होता है, जैसे एक झोला छाप डॉक्टर आता है, उसे खुद ही अपना नहीं पता, कोई गोली पकड़ा, चल बुखार हो रहा था, लेकिन अब वो इतना सचेत हैं कि हॉस्पिटल चली जाती हैं। अब इतना तो हमने उनको झिझक निकाली, क्योंकि मैं ना अपने जो भी मेरा कोई इवेंट होता है, मैं कुछ ऐसा करती हूँ तो उसमें उन्हें मंच देती हूँ। तो जब आप उनको मंच देती हैं, सबको पता होता है कि कोठे वाली हैं, बेसवाई हैं, जो और मंचासीन लोग हैं, अगर उन्हें एतराज़ है तो उतर जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर उनको मंच मिलता है। हाँ, उनको नहीं उतारूंगी मैं, कभी भी नहीं उतारती हूँ।
वो भी इमोशनल है, वो भी तो इंसान है। वो भी इंसान है। मैंने उनके बहुत बड़े इवेंट भी किए हैं हाँ। कि उनकी कला को लोग देखें। उनको तो उल्टा झंझोड़ा जा रहा है ना। झंझोड़ा जा रहा है। वैसे तो हर औरत और हर मर्द शादी के बाद आजाद है उस चीज को हाँ। करने के लिए, पर वो जब जबरदस्ती की गई किसी औरत के साथ, उसको जबरदस्ती रेप बोल दिया गया, या फिर उसको जब जबरदस्ती की गई तो उसको कोठे पे बिठा के, खूब सारे लोगों ने की तो कोठे पे बिठा दिया गया। तो पर बंदे तो आज तक कभी कोठा नहीं कोई हमने देखा नहीं। इवन जो लोग रेड करते हैं, जब थोड़ा दबाव हो तो रेड करते हैं, रेड होती है, उठाए भेड़ बकरी की तरह उठा के ले गए, मजिस्ट्रेट ने उनको सबको डेट दे, अच्छा डेट तुम वाली को चलो जाओ वाली, फिर से आके लटक गई। तो आप ये देखिए कि जब जिस समय रेड होती है उनके साथ जो बदतमीजी होती है, जैसे मार पीट, उठाओ डंडा मारो, जो रोज उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, रोज फ्री में सेक्स की भूख भी मिटा रहे हैं, उनसे पैसा भी ले रहे हैं, वो लोग उस समय सभी करते। अच्छा, मतलब जो ऑफिसर हैं वो ऐसे भी आते हैं उनके पास? हाँ, पुलिस में बहुत लोग हैं ऐसे जाते हैं। हैरत होती है मुझे कभी कभी जब मुझे वो बताती हैं कि आज वो आया था। ओ मैं कहा क्या कह रही है तुम? हाँ, बहुत परेशान करा, बहुत ज़्यादा। तब मुझे कोई केस जानना है अब आपसे जिसने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हो। मेरे तो सारे केस ला देते हैं, पर कोई ऐसा केस जो रूह के बहुत क्लोज हो, कि जो कभी नहीं भूल पाओगे, अब मरते दम तक भी नहीं भूल पाओगे? देखो भूली तो मैं एक केस की बात करती हूँ, पर मुझे वो अफसोस देता है। मैं उस गिल्ट को कभी नहीं, पहले गिल्ट के साथ तो मैं इस बाज़ार में आई कि किसी के साथ मैंने ज़्यादती कर दी थी, कुछ वो जगह मांग रही थी, मैं नहीं दे सकी, तो उसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन दूसरा गिल्ट ये हुआ कि एक लड़की को बड़ी मुश्किल से मैं ये कर पाई थी। उस समय असल में जब वो बात थी तो बहुत कम लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे। इंडिविजुअली मैं जितना भी काम कर रही थी 8-10 लोग थे। तो एक बहुत प्यारी सी लड़की थी, मुझे नहीं पता था इसका बच्चा भी है, नहीं भी पता लगता क्योंकि वहाँ तो रहते नहीं बच्चे, कहीं और रहते हैं। मैं उसे बहुत कोशिश कर रही थी कि ये मेरे से बात करे, आई कांटेक्ट भी कर रही थी, कभी कभी छूती भी। बहुत ही सुंदर लड़की थी, एकदम देखो तो देखता रह जाए आदमी। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं अचानक पहुंची, तो ये खुले गले तो पहनते हैं, तो उसके यहाँ बहुत निशान हो रहे थे, ताजे निशान हो रहे थे, बहुत ख़राब से, जैसे नाखूनों से किसी ने खरोंच दिया हो, ऐसे हो रहे थे। तो चूँकि मालकिन नहीं बैठी तो मैंने उससे इशारे से पूछा, तो उसने ऐसे कहा, तो बोली कि और ये मतलब मैंने पूछा किसने किया, कस्टमर ने, तो मैंने कहा मना नहीं कर सकती थी, तो उसने कहा भूख भी है और पैसा भी चाहिए था। मालकिन को कुछ नहीं पता लगा हमारी जो बात हुई, लेकिन मुझे ये उम्मीद जग गई कि मैं इस लड़की को निकाल दूंगी। अब मैं 1-2 बार उससे और बात की। एक दिन ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने मायके से आ रही थी, कुछ एक छोटा सा फंक्शन था, कुछ मैंने डार्क सी साड़ी पहन रखी थी, तो मैं उसके यहाँ चली गई और संयोग से उसकी मालकिन नहीं थी। मैं जैसे ही जाके बैठी तो उसने मुझे एकदम चौंक के कहा, हाँ इतनी गर्मी में, जून की गर्मी थी, इतनी गर्मी में, तो मैंने कहा तुझसे मिलना जो था। तो बोली पैर गर्म हो गए होंगे, लाओ मैं कुछ लगा दूँ तेल पैर में। मैंने कहा बेटा हमारे यहाँ तो बेटियाँ हाथ नहीं लगाती पैरों पे। तो उसने मेरी घुटनों पर रख लिया सिर और वो तब रोने लगी, बहुत रोई। मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा, इतने में जीने में आहट सी सुनाई दी तो हट गई। मैं भी उठ के वहाँ से चली आई। इस बीच हमारी बातचीत भी होती रहती थी, फ़ोन नंबर उसके पास था। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, बहुत खुश थी और मुझसे बोली जल्दी आ जाओ। मैंने कहा पहले बता बात क्या है। मैंने कोई मुझसे शादी करेगा, मुझसे प्यार करता है, बहुत दिन से बताना चाह रही थी पर बताया नहीं, जब तक उसने वायदा नहीं करा तब तक नहीं बताया। मैं तो एकदम चौंक गई। मैंने कहा बेटा ये काम मत करना, मुझे तू आ जाने दे, उससे बात मुझे बता दे कौन है, मैं बात करूँगी, उसके बाद देखा जाएगा। बोली आप जानती हो। ये मेरे लिए और शॉकिंग था कि अगर मैं जानती हूँ तो बेटा मेरे बिना कुछ मत करना, जब तक मैं ना जाऊँ। पर मैं आज नहीं आ पाऊँगी, मैं कल आऊँगी, मुझे उधर आना है किसी काम से, तो तब आऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है आ जाना, पर उनके यहाँ जाऊँगी। अब मैं जब पहुँची तो उसने बात की और बात करके उसने जो नाम बताया, मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे चक्कर आ जाएगा। ऐसा किसका नाम था? जिसका नाम था उसकी तो शादी में आई थी मैं, उसी की शादी थी उस दिन, जिसके कारण आप एक दिन लेट आए थे। हाँ, जिसके कारण मैं एक दिन लेट आई थी। मेरी गलती ये हो गई कि मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे नहीं चली आई। मैंने कहा चल हाँ, और लाके चौराहे पे खड़ा किया उसे। वो इधर मंदिर होता है, मंदिर से उसकी घुड़चड़ी होते हुए आ रही थी। और कहने को तो वो एक बड़े घर का बेटा था और सोशल भी था काफ़ी, राजनीति में भी थोड़ा सा। और उसने देखा, देख के उसने एक पल तो उसे देखती रही, फिर उसने मुझसे हाथ छुड़ाया। मैंने कस के उसका हाथ पकड़ रखा था। मैंने कहा थोड़ा सा तो इसको धक्का लगेगा,
मैंने हाथ पकड़ रखा था, मुझे गुस्सा भी हो रहा था, पता नहीं क्यों। मैंने कहा पता नहीं बिना सोचे समझे प्यार में पड़ जाती हैं, यहाँ कौन प्यार करने आता है। तो उसने मुझसे हाथ छुड़ाया और बिना मुझे देखे चली गई, वापस लौट गई। मैंने भी नहीं देखा, मैं भी घर चली गई। मुझे थोड़ा गिल्ट हुआ कि मुझे नहीं बताना चाहिए था शायद, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बताना तो चाहिए था, ना बताती तो ये ऐसे बर्बाद होती। वो इंडिविजुअली से कहीं रख के धंधा कराता। फिर 2-3 महीने ना तो मैं गई उधर, ना उसने मुझे कोई फ़ोन वोन किया, कोई नहीं आया। एक दिन उसकी मालकिन का आया, तो उसने कहा दीदी एक बार आ जाओ, ये आपसे मिलना चाह रही है। मैंने कहा तू तो कभी बात नहीं करती, आज कैसे? बोले आ जाओ, बीमार है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे है। मैं वहाँ चली गई तो बिल्कुल सूख के, इतनी सुंदर लड़की, कांटा हो रही थी एकदम, काला रंग पड़ रहा था, होठ वोट सब काले हो रहे थे। मैं उसके पास बैठ गई, मैंने कहा ये क्या हुआ? तो उसने मुझे कहा मुझे मत छुओ, मैं HIV पॉजिटिव हूँ। अब मेरा तो दिमाग सेंट हो गया। मैंने कहा कि ये क्या करा भाई तूने इसके, ये कैसे हुआ इसको? तो बोली दीदी मुझे भी नहीं पता, आपको बताएं मैं तो बिना कस्टमर को बिना कंडोम के जाने नहीं देती हूँ, लेकिन इसने अंदर ये किया कि हर किसी को मना कर दिया, और हर कस्टमर चाहता है बिना कंडोम जाए हम जान के। जब ये मना कर रही है तो हमें क्या जरूरत है कंडोम यूज़ करने की। तो इसने पता नहीं कौन पिशाची से ये बीमारी दे गया, और इसने कितनों को दी होगी ये मुझे अंदाज़ा नहीं है। मुझे तो तब पता चला जब ये लास्ट स्टेज पे थी और मैं डॉक्टर ART सेंटर में ले गई, सेंटर्स हैं वहाँ पे ये सब इसके सभी जगह पे, तो वहाँ पता लगा कि ये तो लास्ट स्टेज है इसकी, बहुत कम समय है इसके पास। मैंने कहा चल, मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा मैं दिल्ली लेके चलूँगी, तो ना अब नहीं। वो बोली उसकी मालकिन की दीदी ये ना इसने एक लड़का है, पता नहीं जिस दिन आप गई इसको लेके उस दिन के बाद से ये सब हुआ। मुझे बड़ा, क्योंकि उसको पता चल गया था ना, उसके अंदर उम्मीद जगी थी कि वो मुझे हाँ, प्यार करता है ना, वो हाँ, मेरे से शादी करेगा। हाँ, ये सारी उम्मीद पे जब पानी फिर गया तो फिर उसने सब कुछ, वो अपने बेसिकली अपने आप को, मैं कहूँगी आत्महत्या करने जैसी चीज थी। लेकिन नहीं, उसने अपने आप को भी सज़ा नहीं दी, उसने उसको भी दी। उसको भी उस लड़के को ये नहीं बताया कि मुझे पता लग गया तेरी शादी हो गई, और उसके साथ ऐसे ही जाती रही हर रोज़ जैसे जा रही थी। तो उसको भी HIV हो गया होगा। तो उसकी इंतज़ार कर रही थी कि जब वहाँ से खबर आ जाए। उसको वो पैसे वाले लोग थे, दिल्ली एडमिट कर रखा था कि वो भी आखिरी स्टेज पे है, जब वहाँ से खबर आएगी जब तक तो मैं भगवान से मांग लूँगी अपनी ज़िंदगी को। और यही हुआ। बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे, क्या वाकई कोठों पे बहुत ज़्यादा HIV है? अब नहीं है, पहले था। पहले बहुत था, पहले बहुत था। जब कभी कोई वेश्या या कोठी वाली जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो भी उसके साथ गलत काम या फिर फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बार मैंने कहा बेवकूफ़ों, हमारे यहाँ तो ये मानते हैं कि 3 महीने के बाद नहीं ये सब होना चाहिए, क्योंकि अंदर पता नहीं गर्भ में बेटी है या बेटा है, तो पिता को ये सब नहीं करना चाहिए। तो इस बात को बड़ी बिंदास कहती हैं कि वहाँ कौन पिता आ रहा है, पिता तो एक बार करके चला गया, पेट में डाल के पिता थोड़ी आ रहा है। तो क्या पिता को भी पता होता है कि ये मेरा बच्चा है? कई बार, और कई बार नहीं भी। अगर रेगुलर आने वाला है तो उसे पता होता है, और नहीं है तो नहीं होता। कभी कभी बहुत इंसिडेंट भी हो जाते हैं कि जैसे एक बहुत मतलब चर्चित है, उसकी बेटी भी इसी में ही है, लेकिन फिर वो पढ़ाने का जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया तो उसने एडमिशन करा दिया था पास में। अब एक पेरेंट्स मीटिंग में वो गई होगी, उस पेरेंट्स मीटिंग में वो भी आया हुआ था अपने बच्चों के साथ। अब जब टीचर ने वो सेम नाम देखा, उसने उसी का नाम लिखा रखा था उसके कागज़ों में, तो ये खुद से वहाँ से चली आई लेके उसे, अपने बेटे को, अपने बच्चे को। ओके, इनको ऐसे एजुकेशन देने का सब कुछ हक है, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्कूलों में पढ़ाती भी हैं अपने बच्चों को। नहीं, वो पढ़ाए ना पढ़ाए, हम तो जबरदस्ती डंडे के जोर पे बच्चों को ले आते हैं। तो फिर तब पिता के नाम का क्या होता है? कुछ भी लिख देते हैं, तो वहाँ से पता ही नहीं होता। जब हमने पहले बच्चे का एडमिशन कराया तो मैंने पूछा अरे इसके बाप का नाम क्या लिखूं? ऐसा करो दीदी, प्यारे लाल लिख दो। मैं लिखने चली, नहीं रुको, प्यारे मियाँ लिख दो। तो मैंने कहा एक बता रहा, अच्छा ऐसा करो प्यारे मोहन लिख दो। मैंने कहा प्यारे तो है ना? कह रही हाँ प्यारे है। तो मैंने कहा सिर्फ प्यारे लिखा जाएगा, छोड़ दो। ये फिर हमको लगा कि अभी तो चीज़ों में चेंज है कि भी माँ का नाम भी लिख सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोठों पे किसी की पत्नी आ गई अपने पति को ढूंढते और बहुत कलेश हुआ? नहीं, कोई नहीं आती, क्योंकि आसपास के लोग हैं वो तो वहाँ देखना भी पसंद नहीं करते। अगर किसी का जा भी रहा है उसी का ही बहिष्कार होता है, किसी आदमी के साथ तो वास्ता ही नहीं रखना।
तो पत्नी कैसे आएगी? मैं ना अब मेरठ के बारे में ही एक बात लूँगी। हम्म। मेरठ में कबाड़ी बाजार एक जगह है जहाँ पे ये सब कुछ चलता है, जहाँ पे आपने लोगों को रेस्क्यू किया, काम किया, है ना। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्या जब आप रेस्क्यू करने के लिए पहली बार निकले होंगे, जो दूसरी बार, तीसरी बार, तो आपके लिए समाज की क्या नज़र थी उस टाइम? अगर सच्चाई कहूँ तो एक दिन भी बुरी नहीं हुई। कभी मुझे आलोचना झेलनी नहीं पड़ी, सच तो ये है। पता नहीं क्यों, कभी भी। मैं बेसिकली देहात से हूँ, देहात की बेटी हूँ, देहात में रहती हूँ। लोग यकीन नहीं करते कि मैं गांव में रहती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। गांव में जल्दी चर्चाएं होती हैं, कोई गांव में भी किसी ने कहा। और यहाँ तक कि मेरे लिए बड़ा एक अवार्ड जैसा है वो, कि हमारे गांव के एक बहुत मुअज्जिज़ आदमी और बहुत दबंग, निहायत जिन्हें बदतमीज़ भी कहा जाता है, भाई किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तू इतने अच्छे काम करती है और कभी हमसे भी एक पुण्य करा ले बेटा, हम भी चलें। अच्छा। हाँ, तो संयोग से अगले दिन ही मुझे रेस्क्यू करना था। मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा आप चलेंगे? तो बोले हाँ। मैंने कहा स्कूटी लेके आना, क्योंकि उससे नहीं चल पाएंगे ना, अंदर ये कंजेस्टेड है। मैंने कहा ठीक है। और वो रेस्क्यू में उन्हीं के खाते में डालती हूँ, क्योंकि मैं तो थक हार के, कुछ तो इन्होंने रायता फैला दिया था वहाँ पहले ही जाके, सारे में पता लग गया था कि रेस्क्यू कर रही हैं। तो पुलिस भी आ गई और बवाल भी होने लगे। मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। फिर हम गए, उन्होंने कहा हमें कि देखो ये अब जैसे आपका ये है, बाकी छत ऐसी है, तो मैं कहूँ कि ये क्यों लगा रखा, अभी तो मुझे पता है कि भी क्यों लगा रखा। हाँ। लेकिन टाइल्स लगी हो, मतलब वो पत्थर राजस्थानी, और 2 पत्थर सफ़ेद हो बाकी लाल हो, तो उन्होंने कहा ये पत्थर सफ़ेद क्यों है भाई? बोले इन पे 2 भी पुताई करी थी और वो हुई नहीं। एक वो रखी थी स्टील की फोल्डिंग सीढ़ी, तो उनका इसका क्या करती हो, काम आ जाती है। तो उनको कुछ नहीं आती, रुको। वो उस पर चढ़ के कुछ करने लगे, तो पुलिस वाला चिल्लाने लगा, जी तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो, इसके तो देखो पेट का अभी ऑपरेशन हुआ। तुमको बड़ा पता है इसका ऑपरेशन हुआ, हमें पता नहीं। और मैंने कहा घर टूटेगा तो हम ठीक करा के देंगे, चिंता ना करो। वो 2 पत्थर हटाते 3 लड़कियाँ निकली। एक थोड़ी ऐसी तो छत्ती में डाल रखी थी, सांस ही नहीं आ रहा था लड़कियों को। सोचो, जब भी हमें कभी ऐसी जगह पे से एक लड़की निकालने गए, 2-3 मिली हमको। सूचना एक की होती थी और 2-3 मतलब सच में सब कुछ ऐसा होता है। आपके घर वाले कितना प्राउड फील करते हैं? करते हैं तभी कर रहे हैं अब तक, नहीं तो करते ही नहीं शायद। ये काम रिस्की रहा? रिस्क तो है, सारा टूटे पड़े हैं, लेकिन एक हर काम में ऐसा हुआ कि शायद, देखिए मैं बहुत नास्तिक हूँ लगभग, फिर भी ऊपर वाले ने कोई ऐसी ताकत ने मेरा साथ देते रहे कि हमको मतलब मेरे ससुर बिल्कुल बीमार थे और उन्होंने डेथ से पहले कहा अपनी कि गांव चले जाओ, मेरे जाने के बाद खेती बर्बाद हो जाएगी। हमारे यहाँ थोड़ा वेस्टर्न यूपी में खेती की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है कि छोड़ दो सब चीज़। मेरा लॉ का फाइनल चल रहा था। मैंने कहा, मैंने इनकी तरफ देखा तो वो बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे अपने पिता के, उन्होंने कहा नहीं, अब पिताजी ने कह दिया तो गाँव जाना मुझे। और मैं आज सोचती हूँ कि शायद वो ऊपर वाले ने कराया। मेरे बच्चे अगर गाँव में रहे, मेरी फैमिली गाँव में रही तो सेफ थी। जाने ही नहीं कोई, मैं कौन है फैमिली, किसी को नहीं मालूम। मेरे मतलब साथी लोगों को छोड़ के मेरी फैमिली को कोई नहीं जानता शहर में, किसी को पता ही नहीं लगा, है ना। हर किसी को मैं इजाज़त नहीं करती। कभी दिल करता है कि भगवान कोई ऐसी जादू की छड़ी ही दे दे, इन सबको आज़ाद करा दो। करता है कि अब ज़िंदगी बहुत कम है, 62 साल के हो गए। मेरे जीते जी कोई एक जगह तो ऐसी हो कि जहाँ कभी ना बच्चियाँ आएँ, लेकिन अब नहीं लग रहा, क्योंकि अब इतना ख़राब लग रहा है कि कल एक 18 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ है। मन बड़ा आहत भी है, बच्ची ऐसे अकड़ गई है। पर एक चीज़ मैं ना यहाँ पे ज़रूर जानना चाहूँगी, 18 महीने की बच्ची, 3 महीने की, 3 दिन की, है ना, कोई भी 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की, तो जो ये धंधा था ये इसलिए शुरू किया गया था कि अगर किसी की हव्स पूरी होनी नहीं है तो वो इस जगह पे जाकर अपनी हव्स पेडली पूरी कर ले, अपना पैसा दे और अपनी हव्स पूरी कर ले। पर फिर भी ये 3 महीने वाली ने का तो जिस्म भी नहीं था। जब आपको पैसा देना ही नहीं है और आपको ये जो गूगल आपका जो ये हाथ में है हर वक्त, ये सब कुछ परोस रहा है, ये हार्मोन्स का है सारा, उन इच्छाओं का है कि जो आप बंद कमरे में देख रहे हैं। OTT आपको सब कुछ परोस रहा है, इतनी गंदगी परोस रहा है कि जो देख भी नहीं सकता भला परिवार। तो वो सब कोई जो देखता है उसकी जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो जो सामने आ जाए, सॉफ्ट टारगेट की बात है। जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है वो कौन है? 2.5-3 साल का बच्चा, 18 महीने की बच्ची, लड़के 4-5 साल के। तो फिर एक चीज़ और
क्या कोठों पे भी ऐसा कभी हुआ है कि 8 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 18 महीने, 5 साल, 4 साल, 11 साल या 12 साल, 15 साल की लड़कियों के सहारे? नहीं, 14-15 साल तो स्वाभाविक है, हम्म। लेकिन उससे नीचे नहीं। इतने उनके भी कुछ असूल हैं। उनके ऐसा भी नहीं है कि ना, कोई छू भी नहीं सकता, मांग भी नहीं सकता, लात मार के नीचे फेंक देगी। हम फिल्मों में देखते, मैं फिल्मों की बात बारी बारी कर रही हूँ क्योंकि हम लोग ने ऐसा एरिया या सिस्टम कभी, मैंने क्या 99% नहीं जो देखा। इंडिया की औरतों ने नहीं देखा होगा, है ना, और ना ही अलाउड है, ना ही देख सकेंगे, ना ही देखना चाहते हैं इतना दर्द। और वो मैं तो चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें बंद होकर कम से कम एक आज़ादी से औरत को जीने का हक मिलना चाहिए, है ना। उसको जननी कहते हैं, पहले उसको सड़क दुनिया पे रेप नहीं होते थे, उल्टा अगर हमारे टाइम का देखें। नहीं होते थे। मैं अपने टाइम का, अगर मैंने आपको पहले पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बताया, तो मैं 41 साल की औरत हूँ, मतलब मैंने अपने पूरे शहर में कभी रेप नहीं सुना कभी मतलब ही नहीं। अखबार भरा पड़ा रहता है। अब तो खोल लो, पहले शब्द ही यही शब्द, यही पिता। मैं तो पिता, हाँ पिता। एक लड़की हमारे पॉडकास्ट के जरिए एक लड़की ने मदद मांगी, वो प्लीज किस्सा सुना दीजिए। मैं एक बताती हूँ सभी को, आप लोगों को बता रही हूँ, खासतौर पे बच्ची बैठी है, कि ये ग्लोबल सिग्नल है एक। ये पूरे विश्व भर में यूज होता है सिवाय हिंदुस्तान को छोड़ के। ओके, ये वाला सिग्नल ना, ये ग्लोबल सिग्नल है फॉर हेल्प, कि अगर आपको कोई ऐसा, मैं पॉडकास्ट में बता रही हूँ कहीं ऐसा कोई करता दिखे तो उसकी मदद के लिए खड़े हो जाइए, बशर्ते आपको भी पता होना चाहिए। बच्चों को तो बताइए अपनों को कि ये एक ग्लोबल सिग्नल है। मैम, ये पॉडकास्ट, मेरा पॉडकास्ट करने का पर्पस भी यही है आपसे, कि लोगों को आप अवेयर कर सकें, बच्चों को अवेयर कर सकें, उनको जो खरीद पोस्ट जो उनको ये चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल, मैं नहीं कहती बंद हो सकती हैं, पर कंट्रोल तो कर सकते हैं। नहीं, हम कम से कम प्रिकॉशन तो ले सकते हैं। हाँ, कम से कम एक बच्चा भी बच जाए हमारा पॉडकास्ट देखकर, एक औरत भी बच जाए, काफी है मेरे लिए। तो उसी बच्ची की मैं बात बता रही हूँ, उसने, माँ तो टीचर थी और बाप वहीं दुकान करता था घर में, तो वो फोन दे जाती होगी माँ उसके लिए कि भाई चलो बच्चों को आजकल देते, तो स्क्रॉल करते हुए हमारी कहीं रील उसने देख रही होगी, तो उसमें उसने देखा। अब वो जैसे एक ये बीच में गली है, इधर भी घर है, सामने एक मेन रोड है, तो छत पे एक नई बहू थी, वो अक्सर आ जाती थी कपड़े वपड़े सुखाने या क्या, तो अक्सर उसकी तरफ ऐसे करती थी बच्ची। 2-4 बार देखा, एक दिन उसको पास में आके बोली, बेटा मुझे तुम बुलाती रहती। वो सोचा कि बुला रही है मुझे, कि मुझे बुलाती रहती, पर मैं आ नहीं सकती, अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, तो किसी के घर नहीं आता, तुम आ जाओ हमारे घर खेला करो आके। तो उसने कहा नहीं मुझे खेलना नहीं। कितने साल की थी वो बच्ची? ऐसे थी 8-10 साल की मुश्किल से। उसने कहा नहीं मुझे खेलना नहीं है, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरे पापा जब मुझे प्यार करते हैं तो मुझे दर्द होता है। तो बोली कि फिर, बोली एक आंटी को मैंने देखा था, वो बता रही थी कि ऐसे किसी से बताओगी तो वो तुम्हारी मदद कर देंगे। मैंने पापा से पूछा तो पापा ने कहा कि सभी को होता है, जब पापा प्यार करते हैं ना सभी को दर्द होता है, और सबके पापा ऐसे ही प्यार करते हैं। वो लड़की पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने कुछ नहीं सोचा फिर मेरी ससुराल क्या कहेगी। उसने कहा बेटा नीचे उतर के भाग के, खुद भी वो भाग के बाहर आई और बिना किसी से कहे वो लड़की को लेके भागी थाने, और जाकर उसने कहा कि इसका बाप इसके साथ ही कर। उसकी माँ ने नहीं कुछ कहा? माँ को मैंने 1-2 बार वो लड़की से पूछा तो कहती कि मैंने बताया मम्मी को, तो मम्मी ने कहा झूठ बोलती है तू, इसलिए झूठ बोलती है कि पापा तुझे फ़ोन, पापा ने कह दिया कि मैं फ़ोन देखने को डांटता हूँ ज़्यादा, इसलिए बकवास करती है, इतनी गंदी बकवास। माँ ने और थप्पड़ मारे तो कितनी गंदी बकवास सीख रही है फ़ोन में, ये सीख रही है। जब माँ को पता चला तो जो क्या कर सकती है, पति को मार सकती है, पीट सकती है, तलाक ले सकती है, सिक्योर है, टीचर है। मतलब ऐसा भी नहीं था करती हूँ उस बच्ची को जिसकी नई शादी हुई और उसने इतनी हिम्मत से काम लिया, बिना सोचे मेरा घर टूट सकता है। तो मैं सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि मत इंतज़ार करो कि किसी का घर टूटे, उससे ज़्यादा ये मत इंतज़ार करो कि किसी बच्ची का दिल टूटे, ये बचा के देखो। पता है मैम, बींगा औरत आपके साथ भी कभी ना कभी किसी ने गलत करने की कोशिश की होगी, चाहे हाथों से नहीं, नजरों से की होगी, है ना, चाहे शब्दों से की हो, चाहे हर औरत, चाहे मैं बैठी हूँ, चाहे ये दोनों बैठे हैं, कोई भी इस दुनिया की हर औरत ने ये चीज झेल ली है। अगर वो छोटी है तो झेलेगी, है ना, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे इनलाज हों, चाहे मायके वाले हों, ससुराल, कोई भी दोस्त, गुआंढी आंटी, हर एक को झेलना पैंदा। पर
वो नजरें और वो शब्द भी हमें यहाँ तक चीर देते हैं। बिल्कुल ये मन होता है मार दो बिल्कुल, मतलब झंझोड़ देते हैं ये शब्द भी, है ना। बिल्कुल अगर कोई औरत सुंदर लग रही है ना, सबको लगता है कि ये तो अवेलेबल है, हाँ, है ना, सिंपल शब्दों में। सिंपल। मैं वो औरत तो दिन और रात ये चीज झेल रही है, उनका दर्द तो हम बयान ही नहीं कर पाते। नहीं, औरत के दर्द को कोई औरत का नहीं समझता। मर्द तो छोड़ो, औरतें भी नहीं समझ पाएंगी उस दर्द को। तो पीरियड्स में आपने बताया, जैसे प्रेगनेंसी में बताया आपने, है ना, आपने इतना कुछ बताया। एक चीज और यहाँ पे जानना चाहूंगी, मैं प्रणाम इंडिया फाउंडेशन चलाती हूँ, उसमें भी हम अवेयर करने जाते हैं पोश एक्ट को लेके, पोस्को को लेके, साइबर क्राइम को लेके, गुड टच बैड टच को लेकर। वहाँ पे पोश एक्ट में एक ऐसा क्लोज है कि आप अपने वर्क स्टेशन पर, मैं आपको बीइंग अ मैन, है ना, मैं सपोज करो एक आदमी हूँ, आप औरत हो, मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि मैडम आपकी साड़ी सुंदर लग रही है, और आप बहुत सुंदर लग रहे हो, पटाखा लग रहे हो, तो बहुत दूर की बात है। मेरे कानून के अनुसार तो मैं आपको सुंदर वर्ड भी नहीं यूज कर सकती अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो मेरे साथ। वो भी सब देखिए सफेद हाथी बन गए। जितनी मैं कम से कम 10 कमेटीज में हूँ। हाँ, मैं भी हूँ। 2-3 महीने मीटिंग नहीं होती, मैं कहूँगी कभी मीटिंग भी कर लिया, और जाओ भी तो मुझे नहीं जी हमें तो कोई परेशानी नहीं, आपने सबके सामने आप भी खड़े हो गए, पूरा आप उन्हीं महिलाओं के सामने खड़े हो कि मालिक हो, कल हटा दोगे अगर हमारे सामने वो कुछ बोलेंगे। तो पोश एक्ट का तो ये बकवास, और इस कमेटी का भी बकवास। पोश एक्ट के मेरे पास कई बार मसले आए मैम, मसले आए, पर फिर भी उनको अंदर से ही दबा दिया जाता है, दबा दिया जाता है उनको उभारने दिया ही नहीं जाता। नहीं। फिर भी मैं आपके ज़रिए ये बात कहना चाहूँगी कि आप नहीं, कोई आपको ऐसे करता हुआ भी दिखाई दे या मुसीबत में दिखाई दे, तो एक तो सबको बताइए कि भाई ये वाला सिग्नल, बच्चे भी ये और वाला बड़े भी सिग्नल। समझे। हाँ, ये सिग्नल बच्चे और बड़े भी, क्योंकि बड़े नहीं जानेंगे। मतलब बेसिकली जब आप डेंजरस में हो तो ये सिग्नल सबसे बेस्ट है। करिए, किसी को भी दिखाइए, कोई देखे। और आप नहीं उसकी मदद डायरेक्टली करना चाहते तो बच्चा है तो आप 1098 पे डायल कर सकते हैं। महिला है, घरेलू हिंसा हो रही है, 1090 पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर और ज़्यादा हो रहा है और उसको शेल्टर की ज़रूरत है तो आप 181 पे कर सकते हैं। आशा ज्योति केंद्र सभी जिलों में है, और उस महिला को वहाँ से वो लोग रेस्क्यू कर सकते हैं, उस घर से, ससुराल से जहाँ मारा पीटा जा रहा है। एक चीज़ और एक इस एपिसोड का लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगी। आज मैंने सुना है कि जो रेस्क्यू सेंटर होते हैं वो भी कभी कभी सेफ नहीं होते हैं। देखिए, अब मिथक तो बहुत सारी चीज़ों में हर जगह हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट इस तरह के थे जहाँ पे ये सब हुआ, जैसे मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ, गाजियाबाद में हुआ। कुछ इसके बारे में थोड़ा सा किस्सा सुना। वो ये है कि उसमें लड़कियों को बाहर नेताओं को भेजा जा रहा था। बड़ा काफ़ी मुजफ्फरपुर का तो बहुत बुरा हुआ था कि वहाँ लड़कियों को सभी जो, वो केवल वो नहीं थी कि जो रेस्क्यू की गई हों, वो महिलाएं भी थी जो घरेलू हिंसा से पीड़ित थी या अनाथ। एक तरह से वो महिलाओं के अनाथ, बेसिकली महिलाएं जहां मर्जी से रेस्क्यू करके लाई गई, वो अकेले कोठों से नहीं लाई गई थी। तो फिर वहां भी ऐसे ही गलत काम किए गए। वहाँ उनको नेताओं के पास भेजा गया, बड़े बिजनेसमैन के पास भेजा गया, ताकि वहाँ पैसा आता रहे। प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे वो, उनमें पैसा आता रहे, और बड़े छापा लगा, काफ़ी बड़ा हुआ। उन पे सीरीज़ भी बनाई लोगों ने, बड़े चर्चित रहे मामले। लेकिन उसके बाद बहुत सख्ती हुई। आसानी से किसी को चिल्ड्रन होम चलाने की परमिशन नहीं होती है कि वो चलाएं। इंडिविजुअल सरकार के चल रहे तो उन पे सरकार की खुद की भी नज़र होती है। मैं प्रणाम इंडिया फाउंडेशन के थ्रू बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाने जाती हूँ। मुझे काफ़ी साल हो गए, मुझे इससे सीएम साहब से अवार्ड तक भी मिला इस चीज़ के लिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने गुड टच बैड टच नज़दीक के शहरों में जाकर बात करनी शुरू की, बच्चों से बात की, तो बच्चों की शक्ल चेंज हो जाती है। कहना नहीं चाहते लेकिन चेहरा बताता है। आपको चेहरा, पूरी क्लास में 25 बच्चों की क्लास है, आपको चेहरा बता देगा कि इस बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। बिल्कुल। और आप शॉक्ड रहोगे, वो लड़कियां नहीं थी, वो लड़के थे। लड़कों को क्यों किया जाता है? क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं होते, है ना, वो कंप्लेंट नहीं करते। एक चॉकलेट के लिए मैडम, एक चॉकलेट के लिए, आईफोन 1 घंटा मिलने के लिए, स्मार्टफोन को 2 घंटे सिर्फ गेम खेलने के लिए, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, उनको टॉयज का झोंका दिया जाता है और खेलने का, और बोला जाता है मतलब छोटी छोटी मिठाई ला के दी जाएगी उनकी फेवरेट, तुम्हें कपड़े दिए जाएंगे, तुम्हें स्कूल बैग दिया जाएगा। इन चीज़ों के झोंके में आके करने वाला कौन है? उनका दादा, उनका मामा, उनका चाचा। मैं जब उनके ना घरों में गई, कारण क्या है ये?
इतना क्यों सेक्सुअली अब्यूज हो रहे हैं बच्चे क्यों हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी इस चीज़ की। उनका रूम हमारे इतना ही, ठीक है, पर्दे के पीछे माँ और बाप एक्टिविटी कर रहे हैं। उसके बाद दादा दादी दुनिया से चली गई है, चाचा अकेला है, अभी कवार है, बुआ इधर है, 2 बच्ची हैं, वो सारे उसकी एक्टिविटी उस चुन्नी के नीचे देख रहे हैं, सब फीलिंग्स आ रही हैं, वो सब बच्चों के ऊपर वो हो रही हैं, और बच्चे उम्र से पहले इन चीज़ों से बड़े हो रहे हैं। और उसका फ्रस्ट्रेशन ड्रग्स में, उसका फ्रस्ट्रेशन आपकी जो लाइफ में, मतलब मैं कहती हूँ कि ये सोसाइटी और समाज को जो आप कहते हो ना कि टेररिस्ट आ जाएंगे, गंद फैल गया, वो सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली उस चीज़ को। वो जब मैं डीपली इन चीज़ों पे गई ना, वो ही बच्चे आगे जाकर हमें बिगड़े हुए महसूस हुए, क्योंकि वो बच्चों का बचपन छीन लिया गया था, उनको शुरू में ही दर्द दे दिया गया था। अब मैं जाते जाते एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे, सिर्फ एक केस मुझे इतना बता दीजिए जिस केस को लेकर आज भी आप अपने आप को शाबाशी देती हैं। कई बार होती है ना कोई चीज़, सबके लिए देती हूँ सबके लिए देती हूँ, कुछ ऐसा जो दिल की क्लोज हो। और शाबाशी पता क्यों देती हूँ? ताकि मेरा हौसला बना रहे, हार ना जाऊँ। नहीं, ऐसे मैं जैसे मैं शाबाशी इसलिए देती हूँ, एक बच्ची थी और बड़ी सुंदर सी गोरी चिट्टी 14-15 साल की, मुझे मालकिन फ़ोन करती है कि दीदी वो मेरी बहन की लड़की आई हुई है, इसका एडमिशन करा दो स्पोर्ट्स कॉलेज में। तो मैंने कहा स्पोर्ट्स कॉलेज तो मेरठ में है नहीं, बोलना लखनऊ कह रही है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा पहले से खुद से कह रही हैं। मैं चली गई तो मैंने उसे कहा कि ला इसके सब डॉक्यूमेंट्स दे दे। बोले अभी तो फ़ोटो स्टेट नहीं है। तो मैंने फ़ोटो स्टेट करा के लिया ना कल, और अभी लखनऊ तो बेटा जब होगा, जब सेशन के बाद, क्योंकि अब तो मिड सेशन है, होने का नहीं है, और मैं कोई परिचित निकालूंगी तब जाके होगा, तो तब तक मैं यहीं करा देती हूँ, पढ़ना टाइम ख़राब मत करो अपना, फिर वहाँ करा देंगे। उसने कहा ठीक। खुश थी लड़की। अगले दिन मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं फॉर्म ले आई हूँ और तुम वो सब फ़ोटो स्टेट लेके और इसे ले आओ लड़की को। तो बोली ना वो ना करा रही है, वो तो चली गई। क्यों? मैंने कहा वो कहाँ चली गई? भाई कह रही मुझे नहीं पढ़ना। क्या कह रही है? इतनी इंटेलिजेंट बच्ची, खेलने में वो टेनिस खेल रही है, वो क्यों नहीं करेगी? वो उसे आगे बढ़ना है, तो तुम क्या कर रही है बकवास? बोल ना वो तो चली गई, अपनी माँ के साथ अपने गाँव चली गई। अच्छा, मुझे तो चैन नहीं आया, मैं बिना कुछ कहे सीधी पहुँच गई वहाँ। अरे दीदी कहाँ, आप भी बताओ क्यों परेशान हुई? वो तो चली गई। मैंने कहा मेरा काम है परेशान होने का, मुझे आदत हो रही है परेशान होने की, तो मुझे लड़की निकाल कहाँ है? इतना सा कमरा कहाँ देखो, देख लो लड़की कहाँ है। फिर मैंने इतने में मेरा पीछा कर, हाँ मीडिया वाले हमारे यहाँ सब बदमाश, मेरा पीछा करता है, जी बता के नहीं आई, कोई लड़की रेस्क्यू करनी। मैं भैया अभी तो कुछ करना नहीं, पर देख लूँ चलो। मैं उसका कमरे का पर्दा हटाने लगी, जो मालकिन का एक कमरा होता है केबिन। मैंने कहा इसे तो, बोली मेरे कमरे में क्या करोगी? अरे मेरा वो सो रहा है, मेरा जानने वाला सो रहा है। मैंने कहा कोई भी सो रहा है, मैं क्या उसे जगा रही हूँ? मैंने झटके से खोल दिया। लड़की इतनी से कच्चे में और इतनी सी एक वो थी ऊपर की स्पैगेटी जैसी, और वो 6 फुट का आदमी यूँ पड़ा बिस्तर पे, चुप हो गया। वो मतलब अंधेरा कर रखा था, और लड़की ऐसे सिरहाने उसके कोने में छुपा दी उसने कि इधर को। मैंने खोलते ही मैंने कहा लाइट वाइट खोली, मैंने ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? मैंने उस आदमी के 2-3 थप्पड़ मारे मेरे। तो बोली अरे ये तो इसके मौसाजी हैं, तो इसके मौसाजी हैं, आप कहाँ? मैंने कहा मौसाजी छोड़, बाप भी हो इसका, तो बाप क्या ऐसे अधनंगा इसको अंधेरे में लेके बैठा है? क्यों बैठा है? मैंने किसी का भरोसा करती, चल वो गुड़िया कूद के आ गई बेचारी बच्ची। मैंने बहुत जल्दी उसे कपड़े वपड़े पहनाए, और एक और साथी थी हमारी, ये थी, मैंने कहा इसको लेके तुम नीचे चले जाते। और वो मैं शाबाशी क्या, उस दिन ऐसा भी हुआ कि हमारे कुछ फ़नी भी हो गया। वो मेरे पास बहुत सारे अलग अलग कॉलेज, आपके यहाँ से भी, पंजाब यूनिवर्सिटी से भी आते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी आते हैं, इंटर्न्स आते हैं गर्मियों के टाइम पे। वो लड़कियाँ जिद करने लगी कि इस बार के ऑपरेशन में हम भी चलेंगे, आए हुए थे सब बच्चे थे। अच्छा मैंने कहा चलो भाई नहीं मान रहे, पर ऊपर नहीं आएगा कोई भी, नीचे रहना, नीचे देखना, नीचे से आ जाएंगे। अब वो जैसे ही मैंने ये निकाल के लेके चली, मैं भी थी साथ में, तो पीछे बहुत सारी थी, पूरे बाजार में हो गया कि आज दीदी ने 25-30 लड़कियाँ निकाली। वो बात मेरे कान में पड़ी कि 25-30 लड़कियाँ, मेरे तो होश उड़ गए। मीडिया वैसे, मैंने कहा कहीं फोटो ना खींच ले, मैंने लड़कियों का थप्पड़ इतने मारूंगी कस कस के, भागो यहाँ से, उल्टे भागो। एक को इनमें से किसी को कहा, मैंने कहा लेके भागो इन लड़कियों को, ये पागल लड़कियाँ पीछे पीछे चल रही हैं और ये फोटो खिंचाएंगे, कल इनके माँ बाप तुम जो मारने आ जाएंगे कहिए। तो उस लड़की का मुझे बहुत, वो ऐसे आप उस फोटो को देखोगी तो ऐसे वो लगी हुई है कस के गले, और अब वो आगे बढ़ गई है, उसका एडमिशन कराया बहुत, तो उसके लिए मैं खुद को शाबाश देती हूँ। उसकी माँ को इतने थप्पड़ लगाए मैंने, वो भी वहीं थी, मार मार के अधमरी करी मैंने वहीं।
अगर माँ है। कहा जाता है ना कि औरत औरत की दुश्मन है, पर मैं तो यहाँ आपको देख के यही बोलूँगी कि एक औरत दूसरी औरत की, चाहे वो कहीं भी कोठे पे भी बैठी हो, हाँ, मुझे उनसे तब भी नहीं है। भी उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड रख के हाँ, उनको बचाने का हाँ, काम बिल्कुल। कर रही है, चाहे भी नहीं उनको है। चीज़ें दे के आने का, चाहे छोटी जैसे भी। आपने बोला कि मैं हाँ। उनको और भी चीज़ें प्रोवाइड और अगले करवाती दिन हूँ। जाती भी हूँ, जैसे आज मैंने निकाला, हाँ आज सब उन्होंने मेरे साथ कर लिया, मैंने उन्हें पीट पाट लिया, उन्होंने मुझे मार लिया, हाँ मीडिया ने कुछ भी लिख दिया, तो फिर मैं जाती हूँ अब क्यों दीदी, अब फिर क्या करोगी, अब क्या करोगी। मैंने कहा कल चाय तक नहीं पूछी, ऐसे ही गई। अब चाय मंगाओ, और मैंने कहा कपड़े फाड़ दिए, हाँ चलो दीदी और ला दूंगी, मैंने कहा अच्छी सी साड़ी भी लेके आओ ढंग की कोई, तो ऐसे नहीं जाऊंगी मैं। हाँ नहीं, मैं कोई साड़ी पर चाय वाय पी के फिर तसल्ली से आती हूँ और समझा के आती हूँ, अब मत करना ये काम। बेसिकली अगर मैं समझ पाई हूँ ना पूरी स्टोरी में, कोठों पे जो लड़कियां बचना चाहती हैं, जो लड़कियों को जबरदस्ती लाया जा रहा है, हाँ। उनको तो एटलीस्ट आप बचाने की हाँ। पूरी कोशिश करते हैं पूरी और बचा भी लेते हैं। हाँ, दी उन लड़कियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं की दुआएं हैं कि मेरे बच्चे इतने कामयाब हैं, नहीं तो शायद नहीं होते, और हम सब जिंदा हैं। वो मैं भी उन लड़कियों की तरफ से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बीइंग औरत अगर कोई गलत नज़रों से भी देखता है ना, हाँ, तब भी बर्दाश्त नहीं होता, तो उनके साथ तो बहुत गलत होता है, उनके साथ तो जानवरों जैसा बिहेव बिल्कुल होता है ना, जानवर जैसा है। तो वो तो बर्दाश्त के बाहर की बात आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर हम वहाँ बैठे हैं और एक लड़की जाती है जब अंदर, तो मैं 100 बार टूटती हूँ, हाथ पकड़ के वापस, और वो बाहर आती है अगर 10 मिनट बाद, तो मैं उसका चेहरा देखने की ताब नहीं ला पाती कभी। मैं समझ सकती हूँ। हमें ना अपने घर वाले भी अचानक आके, मेरी बेटी मुझे हक करती है ना, कभी कभी आती है स्कूल से तो हक करती है, तो पीछे से कई बार बैटच हो जाता है, वो बर्दाश्त नहीं वो नहीं होता। होता बिल्कुल। अपनी बेटी, अपनी पैदा किया हुआ बच्चे से बर्दाश्त नहीं होता, जो बहुत प्यार कर रहा है, वो भी नफरत से नहीं कर रहा कुछ, किसी की गलत नजर होती है ना, कभी कभी वो दिल करता था उस टाइम चपेड़ मारो। मेरा पर्सनली दिल करता होता है, कई बार होता है ना कि किसी की गलत नजर है या गलत शब्दों का भी वो करता है, तो वो बर्दाश्त नहीं करता। वो भी तो औरतें हैं, वो इतना कुछ बर्दाश्त करना सब कुछ करती हैं, सब बर्दाश्त है, हर चीज़, केवल चेहरे पे नहीं हाथ लगाने देते हैं, ये स्ट्रिक्ट है, बाकी तुम्हें सब कुछ करने का, कुछ भी नहीं। मैंने तो सुना था कि काट लिया जाता है, कुछ भी नाखून, जख्म, लड़की का यहाँ भी हो रहे हैं सब, वो पूरे जिनकी आत्मा जख्मी हो गई, अब शरीर के जख्मों से क्या फर्क पड़ रहा है। एक 2 टाइम की रोटी के लिए बस, और तो कुछ नहीं कुछ नहीं, और तो कोई फैसिलिटीज नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। आज ना मतलब सच में मैं भी इमोशनल हो गई उनकी बातें सुनकर। मतलब कहना आसान होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैं शायद इस चीज़ को ना फील कर पा रही हूँ बीइंग अ वुमेन कि क्या होता है, क्या होता होगा। मेरी अंदर से लगी अब तो यहाँ तक रूह कांप की है। दी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज बहुत 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 अच्छी जानकारी दी, और भगवान आपको, और मैं चाहती हूँ कि मेरी एनजीओ को भी ऐसी ताकत दे कि हम ऐसे बच्चों को शुरू से ही शिक्षा दे पाएँ कि ये होता है, आप लोगों को इस सिग्नलों का यूज़ करो अपने जीवन में, आप खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। एक छोटी सा जीवन मिला 60-70 साल का, 75 साल का, उसको अच्छे से, खुशी से, प्यार से जिया जाए तो बहुत अच्छा। बिल्कुल अतुल जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शायद ये एपिसोड लोगों को रोचक लग रहा होगा, पर मेरे को लगता है कि बीइंग औरत, ये तो एक दर्द था, एक औरत जो दूसरी औरतों का दर्द आपके सामने लेके आने का कोशिश कर रही है। अगर आपके भी आस पास कोई ऐसी घटना हो रही है, तो आप मेरे पॉडकास्ट के थ्रू या फिर अतुल दीदी के पॉडकास्ट के थ्रू आप जा सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करते हैं, वो आज भी कर रहे हैं, और आप भी किसी की जान बचा सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कि कुछ आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हो, लोगों की रियल सेवा करना चाहते हो, झूठी नहीं, रियल, तो आप पॉडकास्ट विद शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।